हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज मेडिसिन का नीट पीजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन काउजेस एवी ब्लॉक। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, फियोक्रोमोसाइटोमा। 4 केसेस हैं। ठीक हो, इसको समझने के लिए पहले मैं आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि चारों बीमारियों को अगर मैं प्लॉट करूँ, ठीक है, तो ये एक चीज़ समझ लीजिए कि जब भी हाइपर थायरॉयडिज्म होगा, यानी कि थायराइड शरीर में बढ़ता है, ठीक है, तो यानी कि जैसे जैसे समझिए कि ये एक तरह से बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है थायराइड, और थायराइड बढ़ गया तो बेसल मेटाबॉलिक रेट भी BMR भी बढ़ेगा, और रेट BMR अगर बढ़ेगा यानी कि समझ लीजिए कि एक तरह से हार्ट रेट भी बढ़ेगा, और हार्ट रेट बढ़ने को ही तो हम लोग टैकीकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये टैकीकार्डिया कहीं और ओरिजिन से होगा कि एसएन से ही होगा। तो नहीं, आंसर है क्या, साइनस टैकीकार्डिया ही होगा। अच्छा, मान लीजिए एक आदमी है जिसका कि थायराइड बढ़ता ही चला गया, तो साइनस टैकीकार्डिया के बाद का अगला चरण क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन भी ला सकता है कौन, हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, एक केस समझ में आ गया। अगला केस फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा में भी यही टैकीकार्डिया होता है, और उसका ओरिजिन भी साइनस टैकीकार्डिया यानी कि SAN ही होता है। ठीक है, अगला कंडीशन क्या हो गया, कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम की बात मैं करता हूँ। तो कुशिंग सिंड्रोम में बेसिकली हार्ट रेट जो रहता है नॉर्मली रहता है, या बोलते हैं कि हाइपरटेंसिव मरीज़ है, ये सब मरीज जो रहते हैं कुशिंग सिंड्रोम के हाइपरटेंशन में चले जाते हैं। अच्छा देखिए, दूसरी तरफ एक तरफ हाइपरथायरॉयडिज्म था, अगला क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के मैं बताऊं कि आप खुद बताइएगा। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, घट जाएगा। हार्ट रेट क्या होगा, यहाँ घटेगा, तो टैकीकार्डिया नहीं, इस पर क्या होगा, ब्रैडीकार्डिया होगा, क्योंकि समझ रहे हैं उसी स्पेक्ट्रम में दूसरी तरफ है। अच्छा, एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब धीरे धीरे हार्ट रेट को अगर मैं दिखाऊं तो हार्ट रेट जैसे जैसे ऊपर जाता है तो ये मान लीजिए टैकीकार्डिया हुआ, फिर फ्लटर हुआ, फिर फिब्रिलेशन हुआ, ऐसे कर करके बढ़ता है। ठीक है, और अगर कम हुआ तो सबसे पहले कम होने पे क्या होता है, ब्रैडीकार्डिया होता है, फिर बंडल ब्लॉक्स आने लगते हैं, भी ब्लॉक आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी ए भी ब्लॉक हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, अगला मैं लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, अरेस्ट लिखूंगा। ठीक है, चलिए मैंने सबको बता दिया फियोक्रोमोसाइटोमा। देखिए अब आप खुद सोचिए कि किसके कारण ए भी ब्लॉक होता है। ठंडे होने पे आप ठंडे हो जाएंगे, याद रखें। ठीक है, जब आप में कमी में हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो आप ठंडे हो जाते हैं ना, पढ़ेंगे कि ठंडे हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, ब्रैडीकार्डिया होता है, एवी ब्लॉक होता है। तो मेरा आंसर क्या होगा इसका, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। लेकिन समझ के, जब भी बॉडी में थायराइड की कमी होगी तो बॉडी ठंडा होगा, बॉडी का हार्ट रेट कम होगा। ठीक है, और बॉडी का हार्ट रेट कम होते होते एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो एवी ब्लॉक की ओर आ जाए। नहीं, हाइपरथायरॉयडिज्म में तो हार्ट रेट बढ़ता है, साइनस टैकीकार्डिया और फिब्रिलेशन लेके आएगा। नहीं, कुशिंग सिंड्रोम में नॉर्मल रहता है हार्ट रेट। ठीक है, सिर्फ हाइपरटेंशन BP बढ़ता है। फियोक्रोमोसाइटोमा में भी हार्ट रेट बढ़ता है, लेकिन वो ओरिजिन बाय साइनस टैकीकार्डिया रहता है, कभी भी AF की तरफ नहीं जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, उसको मैंने बता दिया। अगला सूडो पी पल्मोनेल। सूडो पी पल्मोनेल, पहले तो समझे सूडो का मतलब क्या हुआ, झूठ मूठ का, है ना, झूठ मूठ का। पी का मतलब पी वेव, और पल्मोनेल का मतलब क्या होता है, टॉल। यानी कि आपको सूडो झूठ मूठ का टॉल टी वेव कहाँ मिलता है, ये पूछ रहा है। मैंने झूठ मूठ का टॉल टी वेव कहाँ मिलता है जी। ठीक है, अपने मन में एक चीज़ चल रहा होगा कि नहीं, टॉल टी वेव तो यार मैंने कहीं पढ़ा था, है कि नहीं। टॉल टी वेव आप कहाँ पढ़े हैं, जब हाइपर कैलेमिया होता है तब ना, यानी कि पोटाशियम निकलता है तब ना, यानी कि एक्यूट MI में भी निकलेगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ सूडो वर्ड क्यों है, और पहली बात यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहा है कि टॉल टी वेव कहाँ मिलता है, ये बता दो तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, और सूडो मतलब वो झूठ मूठ का है। टॉल टी वेव हम लोग को सबको पता है कि टॉल टी वेव मिलने के लिए क्या जरूरी है, राइट एट्रियल का इनलार्जमेंट जरूरी है। राइट एट्रियल का इनलार्जमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक पी पल्मोनेल, यानी कि पी ये लिखा हुआ है टॉल पी वेव, टॉल पी वेव लिखा हुआ है, सॉरी टॉल पी वेव लिखा हुआ है। ठीक ना, टॉल पी वेव लिखा हुआ है। टॉल पी वेव कहाँ मिलता है, याद रखिए, राइट एट्रियल इनलार्जमेंट में मिलता है। अब है सूडो, यानी कि बिना एट्रियल इनलार्जमेंट का
पी वेव कहाँ बढ़ा हुआ मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी कि अपने को वो कंडीशन बताना है जिसमें एट्रिया इनलार्ज भी ना करे और पी वेव बढ़ के मिले, लंबा मिले। ठीक है, तो आपको पता है दो तरह की कंडीशंस आपको मैं साथ साथ ही बता दे रहा हूँ, क्लियर रहेगा। ठीक है, एक कंडीशन जिसमें पोटाशियम कम होता है, कंडीशन जिसमें पोटाशियम बढ़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। जब भी पोटाशियम की कमी होगी तो पी वेव जो होंगे बढ़ के आएंगे। ठीक है, यानी कि सूडो पी पल्मोनेल कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है अपने को सूडो पी पल्मोनेल, यानी कि झूठ मूठ का पी वेव बढ़ा हुआ। ठीक है, और उसी की तरह उल्टा चलेंगे तो क्या होगा, अगर पोटाशियम बढ़ जाएगा तो यहाँ क्या होता है, लॉस ऑफ पी वेव। लॉजिकल भी लग रहा है, एक में अगर बढ़ेगा तो एक में अगर घट जाना चाहिए, है कि नहीं। सिंपल सिंपल। ठीक है, मेरा इतना ही आपको बताने का तरीका था। ठीक है, तो सूडो पी पल्मोनेल के क्वेश्चन से मैं दो तीन चीज़ निकाल लेता हूँ। सूडो का मतलब झूठ मूठ का, सूडो झूठ मूठ का क्या, राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। बिना राइट एट्रियल इनलार्जमेंट के अपने को वो कंडीशन बताना है जिसमें कि पी वेव बढ़ा हुआ रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, अच्छा, हम लोग जैसा जानते हैं कि राइट एट्रियल इनलार्जमेंट अगर होगा तो वहाँ पी वेव बढ़ के मिलेगा, इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन झूठ मूठ का मिलने के लिए अपने को पोटाशियम कम चाहिए। जब पोटाशियम कम होता है तो पी वेव बढ़ जाता है, इसी को हम लोग सूडो पी पल्मोनेल बोलते हैं। इसके विपरीत अगर पोटाशियम बढ़ जाएगा तो यानी कि पी वेव जो है एकदम कम हो जाएगा, लॉस ऑफ पी वेव मिलते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ मेरा आंसर क्या होगा, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया में अपने को पी वेव बढ़ के मिलते हैं। यस, हाइपरकैलेमिया में नहीं, यहाँ तो लॉस ऑफ पी वेव होता है, लॉस ऑफ पी वेव होते हैं, है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। और इन दोनों के कारण यानी कि कैल्शियम का और सोडियम का कोई लेना देना नहीं है पी से। ठीक है, पी से नो, PCN। ठीक है, पी वेव का कोई भी कैल्शियम से और सोडियम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सूडो पी पल्मोनेल एक टॉल पी वेव है विदाउट राइट एनलार्जमेंट, सो इट विल बी सीन इन हाइपोकैलेमिया। ओके, इन हाइपरकैलेमिया अपने को पता है कि पी वेव, लॉस ऑफ पी वेव या रिड्यूस हो जाता है। हाइपोकैल्सेमिया या हाइपरनाइट्रेमिया विल बी नो चेंज इन द पी वेव। याद रखेंगे, पी चेंज में कभी भी कैल्शियम का घटना और सोडियम के बढ़ने से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा मेडिसिन का क्वेश्चन है, लेंदी होगा क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन शुरू में, बाद में जब रिपीट आने लगेंगे तो हम लोग कम बोलेंगे। ठीक है, क्रॉन्स के बारे में क्या गलत है पूछ रहा है दोस्तों। क्रॉन्स के बारे में क्या गलत है, पहली बात क्रॉन्स के बारे में आपको मैं बता दूं तो अच्छा लगेगा, जो कि क्रॉन जो डिजीज़ है क्या वो स्पेयरिंग ऑफ रेक्टम एरियाज है, हाँ, रेक्टम को छोड़ देते हैं। हाँ, मेरा आंसर है यस। क्या, कैसे मैंने याद किया, क्योंकि रेक्टम को छोड़ने से उनमें टिनिस्मस नहीं होता है। टिनिस्मस का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए ये टर्मिनल पार्ट है, ठीक ना, रेक्टम का एरिया है। ठीक है, रेक्टम का एरिया में अगर मान लीजिए कुछ इन्फ्लामेशन होगा तो अब जब डिफिकेट करिएगा तो यहाँ मान लीजिए एक तरह से लहरेगा और ऐसा लगेगा कि कुछ और आ रहा है और आए। ठीक है, तो फीलिंग ऑफ कि और हम लोग डिफिकेट करें। ठीक है ना, टिनिस्मस। ठीक है, तो ये होगा क्या, नहीं, ये नहीं होता। क्रॉन्स में कभी भी टिनिस्मस नहीं होता, यानी कि वो रेक्टल एरियाज को छोड़ देता है। ठीक है, तो ये तो बात सही होगी। नॉट ट्रू अपने को पूछ रहा है। कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बॉवेल, नहीं, ये स्कीपिंग आते हैं। ठीक ना, स्कीपिंग मैंने छोड़ के, जैसे मैं बताऊं। ठीक है, जैसे समझिए आपको दो तीन ऑप्शन यहाँ क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए सबसे पहला मेरा इन्फेक्शन यहाँ हुआ, ठीक है, वहाँ हील हो जाएगा, फिर यहाँ होगा, फिर वहाँ हील हो जाएगा, फिर यहाँ होगा, इस तरह से हो गए। ठीक है, तो छोटे छोटे जो है ना इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं यहाँ पे अलग अलग एरियाज़ में। ठीक है, यानी कि रेक्टम के अलावा एरिया में। ठीक है, तो वो फिर क्या होंगे, एंटीबायोटिक से सुनते हैं, रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक्स करते हैं। यस, क्रीपिंग फैट होते हैं क्या, आप खुद सोचें कि आपका सबसे पहली बार यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, आपके जो यहाँ पे मेजेंट्री थे, जो पुलिसमैन थे, यहाँ पे गए और इसको सील कर दिया, क्या हुआ जी, सब शांत रहो शांत रहो शांत रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन बाद, 10 दिन 15 दिन बाद फिर यहाँ पे हो गया तो सब पुलिसमैन फिर यहाँ चले गए। ठीक है, पुलिसमैन का पूरा फाड़ी पुलिस स्टेशन जो यहाँ शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। कुछ दिन बाद फिर यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ तो पूरा जो है आप देख पा रहे हैं, फिर पुलिस यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो पुलिस ने अपने फिर थाना फाड़ी को यहाँ ले आया। ठीक है, तो पुलिस शुरू में यहाँ था, थाना फाड़ी उसका यहाँ आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसा आदमी को फील होगा कि मेरे अंदर जो क्रीपिंग माने मेजेंट्री है, फैट है, वो टहल रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक क्रीप कर रहे हैं। क्रीप मतलब रेंग रहे हैं। ठीक है, इसीलिए क्रीपिंग फैट मिलता है। क्रीपिंग फैट का मिलना, ठीक है, कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व नहीं होना, रेक्टम का इन्वॉल्व नहीं होना। ठीक है,
टिनिस्मस का इन्वॉल्व, टिनिस्मस नहीं होना, ये सब फीचर्स हैं क्रॉन्स के। क्रॉन्स के बारे में क्या गलत हो गया, स्पेयरिंग ऑफ रेक्टम एरिया ये सही था, कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉबल ये गलत था क्योंकि ये स्कीपिंग के साथ आते हैं, ठीक है। जब स्कीपिंग के साथ आते हैं तो समय दर समय मेजेंट्री मूव करता है, उसी को हम लोग क्रीपिंग फैट भी बोलते हैं, तो ये भी बात सही हो गया। और एंटीबायोटिक से सुनेगा, ये भी बात सही हो गया। तो अपना आंसर कौन हो गया, गलत कौन सा हो गया, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू यही है कि कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। सी कैन नॉट बी सी, सी नॉट सी, सी कभी भी सी नहीं होता है, क्रॉन्स कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता, ठीक है। क्रॉन्स डिजीज जो होते हैं वो रेक्टम को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ठीक ना। देयरफॉर ए क्लासिकल फीचर ऑफ टिनिस्मस जो होते हैं वो एब्सेंट होंगे। तो टिनिस्मस कहाँ मिलेगा अपने को पता है, यूसी में मिलेगा। कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बॉवेल नहीं होते हैं, इसीलिए स्किप लीजन के साथ आते हैं, ठीक ना, इसीलिए गलत हो गया। रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक्स होते हैं अगर फिस्टूला बन जाएगा तब। अगर मान लीजिए इसके कारण फिस्टूला बन जाएगा तो अपने को टैबलेट सेफिक्जीम देना पड़ेगा, ये मैंने बताया था कहीं। सेफिक्जीम, ठीक है, सेफिक्जीम देते हैं 200 मिलीग्राम, ठीक है, बीडी के तौर पे दे सकते हैं उसको, ठीक रहेगा पेशेंट्स के लिए, ठीक है। क्रीपिंग फैट जो होते हैं मेजेंट्री जो रहते हैं मूव करते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं, अलग अलग सेगमेंटल और स्कीपिंग मूवमेंट के साथ आता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम्स द, उसका भाई अल्सरेटिव कोलाइटिस आना ही था और ये एक्सेप्ट के साथ पूछ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट के साथ पूछा तो एक्सेप्ट के साथ ही स्वागत करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्या बोल रहा है, पेशेंट रिक्वायर्ड कोलेक्टमी विद इन 1 ईयर ऑफ द डायग्नोसिस। भाई मेरा थोड़ा डराने वाला लग रहा है, 1 साल के अंदर अंदर, ये सब तो ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, ये ऑटो इम्यून डिजीज हैं। तो कोई बताइए ऑटो इम्यून डिजीज अगर है किसी को तो आप 1 साल में उसका सर्जरी ही डायरेक्ट कर दीजिएगा, ये हमको ऐसे ही इथिकली वाइज ही गलत लग रहा है। स्टेरॉइड रेजिस्टेंस केसेस रिक्वायर सर्जरी, यस। अगर मान लीजिए कि आपके अंदर इन्फ्लामेशन हुआ, उसको रोकने के लिए हम कुछ दे रहे हैं, स्टेरॉइड भी दिए तो रुक जाना चाहिए। स्टेरॉइड अगर नहीं हुआ, स्टेरॉइड से अगर रेजिस्टेंस हुआ तब तो सर्जरी ही होगा, ये हमको सही लग रहा है। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ट्रीटेड बाय द स्टेरॉइड, सही बात है। लोकली मान लीजिए कुछ इन्फ्लामेशन हुआ तो यहाँ मेजेंट्री वगैरह आके उसको रोकने का कोशिश किया, लेकिन अगर यही चीज़ मान लीजिए आर्थराइटिस हो गया, ठीक है, पैरों में सूजन हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज तो आदम गुच्छों के साथ आते हैं। मैंने बताया कि ऑटो इम्यून डिजीज ऐसे घास के नहीं होता, पेड़ के जैसा छोटा मोटा, आप समझेंगे कि इसको उखाड़ लूँ तो इसको उखाड़िएगा तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, सब आएगा। हम लोग पढ़े कोलाजन स्टोरेज, कोलाजन डिजीजेज में जोगरन के साथ ये भी आता है, वो भी आता है ना, बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिजीज एक साथ आता है। ऑटो इम्यून डिजीज अगर मान लीजिए हड्डियों को खराब कर रहा है, आर्थराइटिस को, तो उस समय आपको स्टेरॉइड लेना पड़ेगा रोकने के लिए। और क्या बोल रहा है कि 20% केसेज में सर्जरी, यानी कि 20% केसेज मेरे स्टेरॉइड रेजिस्टेंस होते हैं। हाँ, ये भी बात सही है। तो गलत कौन हो गया, सबसे पहले गलत यही हो गया जी। मेरा आंसर कौन हो गया इसमें कि यस, पेशेंट डज नॉट रिक्वायर्ड कोलेक्टोमी विद इन 1 ईयर ऑफ द डायग्नोसिस, रादर इट इज ट्रीटेड बाय स्टेरॉइड फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द फ्यू ईयर्स, ओके। जब रेजिस्टेंस करेगा तब हम लोग सर्जरी करेंगे, सिंपल। मोस्ट ऑफ द पेशेंट डज नॉट रिक्वायर्ड कोलेक्टोमी बिकॉज कोलेक्टोमी विल बी रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ एडवांस डिजीजेस, रिफ्रैक्टिव डिजीज, स्टेरॉइड रेजिस्टेंस केसेस में, ठीक है। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस के रूप में स्टेरॉइड हम लोग एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन होगा तो स्टेरॉइड देते हैं, जैसे कि आर्थराइटिस में मैंने बताया आपको, ठीक है। अब आता है क्या, पेशेंट रिक्वायर सर्जरी इन द ओनली 20% केसेस, यानी कि ये हम लोग को बोलना चाह रहे हैं कि 20% केसेस आर स्टेरॉइड रेजिस्टेंस, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट सीन इन कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, बच्चे को पता है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, तो पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस। पीडीए कहाँ है, पीडीए कहीं नहीं है बेटे, ठीक है। अब जब पीडीए नहीं है तो यानी कि आपको पीडीए को ही एक्सट्रापोलेट करना होगा, समझना होगा कि पीडीए के कारण क्या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एरोटा हो सकता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो सकती है, रूमेटिक फीवर हो सकती है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स हो सकती है। देखिए मुझे कुछ नहीं पता है, अगर मैं एकदम जेन्युइन केस के साथ चलूंगा तो कभी भी पेटेंट डक्टल आर्टेरियोसस के कारण रूमेटिक फीवर तो नहीं होने वाला है कि नहीं। ये तो पता है ना कि रूमेटिक फीवर जो होता है बीटा हीमोलाइटिक, देखिए मेडिसिन में लड़ना नहीं है, मेडिसिन में मारवा सर सही बोलते हैं कि अपने को कॉमन सेंस, कभी भी इमरजेंसी में ओरल दवाइयाँ नहीं देते हैं, तो ओरल अगर ऑप्शन में है इमरजेंसी कंडीशन में तो काट दो। कितना कॉमन सेंस है यार, हरदम हम लोग इमरजेंसी में आईवी यूज करते हैं, कोई भी दवाई है कि नहीं, जल्दी से जल्दी के लिए तो आईवी यूज कर लो। तो इस तरह की कॉमन सेंस मेडिसिन में लगेगा तो आपको फायदा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस के कारण होता है, पेटेंट के कारण नहीं होता। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एरोटा होना या ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, ये सब तो अगर आपको पता होगा थोड़ा भी, तो ये सब तो डेवलपमेंटल डिफेक्ट है कि नहीं, डेवलपमेंटल डिफेक्ट है। कौन, बी और डी मेरा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एरोटा एंड ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटेड वेसल्स आर डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स और नॉट, ये तो पीडीए के मिलता जुलता नहीं है। अब आते हैं हम लोग क्या कि
पीडीए के कारण क्या पल्मोनरी स्टेनोसिस हो सकता है? एक बार सोचते हैं हम लोग, देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए मैं यही बता रहा था कि पीडीए का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली लंग के जो पल्मोनरी आर्टरी इधर गए और इधर गए, ठीक ना, इसका कनेक्शन एरोटा के साथ, ठीक है, एक चैनल बन जाता है यहाँ पे। देखिए इस चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये जो चैनल रहता है ना, ये चैनल, ये खून यहाँ पे आता तो जाना नॉर्मली ऐसे चाहिए, ये कुछ इधर भी आ जाता है। तो जब खुद इधर आएगा तो आपको नहीं लगता ये बैकफ्लो होगा, मेरे इस राइट एट्रिया को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और जो राइट एट्रिया को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तो यहाँ जो है, यहाँ के जो मतलब लाइनिंग इपिथीलियम्स हैं, ठीक ना, ये जो है कड़े हो जाएंगे, और ये जब कड़ा हो जाएगा तो एकदम स्टेनोसिस हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरी का स्टेनोसिस, है ना, पल्मोनरी आर्टरी का स्टेनोसिस हो गया। क्यों? क्योंकि बैकफ्लो ज़्यादा था मेरा, है ना, इस पल्मोनरी आर्टरी में ओवरलोड बढ़ गया था फ्लूइड का, यानी कि ब्लड का। ठीक है, तो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर हमको आंसर देना होगा तो पीडीए देंगे, और पीडीए के कारण होने वाले पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस देंगे। एज सिंपल एज दैट। 15 मिनट में 5 क्वेश्चन, आगे सब्र रखिए, समय के साथ मैं अलाइन कर लूँगा। ठीक है, कुछ चिंता नहीं करना है। चलिए अगला आते हैं, कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में मैंने बताया पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस होती है, यानी कि पीडीए होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एरोटा, डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है। ठीक है, रोटोमेटिक डिजीज, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस के कारण होता है। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल जो होते हैं डेवलपमेंटल डिफेक्ट होते हैं। अगर मैं इसे रूल आउट भी कर देता तो आंसर मेरा हाथ में बिना समझे ए आंसर हो जाता है, जिसमें कोई शक नहीं है अभी। अगला क्वेश्चन फिर से ईसीजी से आया। ठीक है, पहले जो पी पल्मोनिल था वो भी एसीडी सूडो पी पल्मोनिल का क्वेश्चन जो था वो भी ईसीजी से था। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ऑसबॉर्न जे वेव। ऑसबॉर्न जे वेव के बारे में अगर मैं बोलूँ, मैंने कैसे पढ़ा है आपको अगर याद करवाने के लिए मैं बोलूँ, और भी मैं अगर चीज़ बताऊँगा, तो ऑसबॉर्न का मतलब था एक बच्चा, ठीक है, जो ओस की बूंदों में बॉर्न हुआ। ओस की बूंदें कैसी होती हैं? ठंडी होती हैं जी। ठीक है, तो ऑसबॉर्न वेव वहाँ मिलता है जहाँ ठंडा होता है। हाइपोथर्मिया, यस करेक्ट आंसर, खत्म। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ देखना है? V4 में। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का नाम क्या था? 4 अक्षर का मेरा नाम ओशो था, तो V4 लीड पे देखना है अपने को। ठंडा जो बेचारा एकदम शीतल ओस की बूंदों पे जन्मा हुआ बच्चा जो है ऑसबॉर्न जे वेव, है कि नहीं, आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ये क्या है, क्यों ऐसा होता है, इसको समझने के लिए मैंने तो समझा हाइपोथर्मिया आंसर हो गया। अब इसके थोड़ा मैं मैकेनिज्म समझा देता हूँ आपको। इस जो जे वेव है, पहले जे वेव बच्चों को पता नहीं रहता जे वेव होता क्या है। देखिए पहले मैं बता दूँ आपको, जैसे कि ये पी हो गया, ठीक है, पी हो गया, उसके बाद क्यू हुआ, आर हुआ, एस हुआ, यहाँ तक तो एस तक तो समझ में आता है बच्चों को, एस तक। उसके बाद होता है एस के बाद पी क्यू आर एस, एस के बाद एस टी हो गए। ठीक है, एस टी, इसको एस टी एलिवेशन में बाद में देखा जाता है, यहाँ पे एलिवेटेड तो नहीं है। एस टी तक ठीक थे, ठीक है। एस के बाद क्या होता है, ये एस वाला ग्राफ हो गया, ठीक है, फिर टी वेव आते हैं, ऐसे आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं यू वेव भी आता है, उसको छोड़ दीजिए अभी, इतना तक क्लियर है अपने को। देखिए जे वेव जो होता है, क्यू आर एस और एस टी सेगमेंट के बीच में जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं, यानी कि ये जे पॉइंट है अपने को। ठीक है, और इसमें जो अपने को पूछा गया है जे या ऑसनर्स वेव, जे पॉइंट होते हैं। वेव कैसे बन जाता है? जब इसी का डोमिंग, यही चीज उठ जाए, यानी कि अपने को ऐसे हो जाए, यानी कि यही जो जे पॉइंट था ना, ये जे पॉइंट ऐसे उठ जाए बेसिकली। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्कूपिंग ऑफ। मैं तो यही बोलूँगा कि ये स्कूपिंग है कि डोमिंग है? नहीं, डोमिंग, डोमिंग। स्कूपिंग का मतलब नीचे आ जाना है ना। डोमिंग ऑफ, डोम मतलब क्या होता है? गुम्बद जैसा। डोमिंग ऑफ जे पॉइंट, तो जे पॉइंट का डोमिंग ही जे वेव बनाता है, जिसने हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसबॉर्न वेव बनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यों होता है? क्योंकि बॉडी जो है, हिस्ट्री ऑफ, जब बॉडी बोलेगा कि मैं प्रोलॉन्ग्ड रेस्ट में रहूँगा, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड रिपोलराइजेशन में जब रहेगा, ठंडा बैठा हुआ रहेगा, बॉडी जब बोलेगा भाई मुझे हार्ट को डीपोलराइज कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना है, तब कहाँ नहीं करना है? जहाँ बॉडी ठंडा हो जाए, सुस्त हो जाए। आप बताइए बॉडी ठंडा सुस्त कहाँ होता है? सबसे पहले मैंने बताया बॉडी ठंडा होता है हाइपोथर्मिया में, बॉडी ठंडा हो गया। जब मैंने हाइपोथर्मिया बोला तो आपका कर्तव्य है बताना कि सर सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म भी क्यों नहीं लिख देते हैं आप? क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म से बॉडी ठंडा होता है ना, एवी वेव पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, मैं और आगे बता दूंगा आपको, ठीक है ना। ब्रेन इंजरी में, ब्रेन इंजरी हो गया, एस ए एच हो गए, ठीक ना, एस ए एच हो गए,
ठीक ना, वैजोस्पास्टिक एंजाइना वगैरह, या मान लीजिए कार्डियक अरेस्ट, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट बोल सकते हैं आप, ठीक ना, या इट्रियल इडियोपैथिक किसी भी तरह का वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जिसके पास अपना ठंडा हो जाना बॉडी अगर ठंडा हो रहा है तो बॉडी, हाइपरकैलेमिया नहीं, हाइपरकैलेमिया में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि टॉल टी वेव मिलेंगे, जब टॉल टी वेव मिलेंगे तो ये तो पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। हाइपोकैलेमिया नहीं दोस्त, हाइपरकैलेमिया रहता तो मैं आंसर मार देता इसमें, ठीक है। अगर मेरा आंसर इसमें अगर हमको एक लिखना भी होगा तो ब्रेन इंजरी के बाद मैं क्या लिखूंगा, हाइपरकैलेमिया, सॉरी हाइपरकैल्सेमिया, हाइपरकैल्सेमिया आंसर रहता तो मैं आंसर मार देता, हाइपरकैलेमिया के कारण नहीं, हाइपोकैलेमिया नहीं, अगर आंसर लिखना ही रहता। और हाइपर का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, जे पॉइंट पे रैदर टी पे बढ़ के मिलता है। पहले हम लोग पढ़ा टी वेव, वहाँ हम लोग पी वेव के बारे में पढ़ रहे थे, हाइपरकैलेमिया टी वेव को टॉल टी वेव बोल देता है और इसमें तो लॉस ऑफ टी वेव हो जाते हैं, ठीक है, पढ़े होंगे आप। बहुत इजी क्वेश्चन है कि हाइपोकैलेमिया में क्या होता है, टी वेव जो होते हैं टी डिसअपेयर हो जाते हैं जी, टी डिसअपेयर हो जाते हैं और टी वेव यहाँ लंबे लंबे हो जाते हैं, टॉल टी वेव हो जाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, हाइपोथर्मिया। और अगर कोई कुछ पूछेगा ऑस्नर जी वेव का तो अपने को हाइपोथर्मिया बताना है, सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म बताना है, ब्रेन इंजरी बताना है, हाइपरकैल्सेमिया बताना है, एसे बताना है, कार्डियो अरेस्ट बताना है, इडियोपैथिक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस बताना है, ठीक है। बेसिकली ये डूमिंग ऑफ द जे पॉइंट होता है, जे पॉइंट इज इन बिटवीन द क्यूआरएस एंड एसटी segment, okay, and dooming of the J point is known as J wave, also known as Osner's wave. History of prolonged repolarization is the main pathophysiology behind that. ओके, नाउ कम्स द एक्सप्लेनेशन। ऑस्नर्स वेव, और हम ने बताया कि ऑस्मॉन वेव को ऐसे याद करेंगे, ओस में बूंद, ओस में जन्मने वाले बच्चे ठंडे होंगे जी, और ठंडे से याद कर ले। बेसिकली ये डूमिंग, डूम जैसा बन जाना, गुम्बद जैसा बन जाना, जे पॉइंट का, ठीक है। फोकसिंग ऑन लीड 4 मैंने बताया कैसे याद करना है, ओसो ओसो ओसो, 4 लाइन का ओसो, 4 वर्ड का ओसो, ठीक है। हाइपोथर्मिया इज द मोस्ट कॉमन काउज। अगर कोई पूछे कि सबसे मोस्ट कॉमन काउज क्या होता है, हाइपोथर्मिया, इसका मतलब है कि और भी काउज होते हैं। अदर काउजेज में क्या होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म मैंने बताया, हाई कैल्शियम, ठीक है, मैंने ये बताया कि हाई कैल्शियम भी होते हैं और SAH भी होते हैं। यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि पोटाशियम के कमने या पोटाशियम के बढ़ने से कोई लेना देना नहीं है अपने ऑस्नर्स वेव पे, ठीक है। टाइम लगता है दोस्तों, मेडिसिन के क्वेश्चन में टाइम लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं इजी जल्दी से करूँगा, ठीक है। सो द मेजर क्राइटेरिया फॉर ब्लड कल्चर ऑफ इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस, अपने को इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस का केस आया है और उसका ब्लड कल्चर करके बताना है कि वो मेजर क्राइटेरिया में आ रहा है या नहीं। सिंगल कल्चर पॉजिटिव फॉर द हैकेक, हम लोग जानते हैं हैकेक, HACEK, हैकेक जो होते हैं वो टिपिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि नॉर्मल हम लोग के भी माउथ के जो फ्लोरा है उनमें रहता है। ये टिपिकल ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस हो सकता है, ठीक है। एच से क्या क्या होते हैं, हीमोफिलस, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, हीमोफिलस अब ओल्ड हो गए हैं बेसिकली। एच से हीमोफिलस हो गए, ए से क्या हो गया, एग्रीगैटी बैक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। सी से क्या होते हैं, कार्डियोबैक्टीरियम, देख रहे हैं कैसा कैसा नाम है, होमनीज, ठीक है, एकदम शुरुआती का नाम है वो बैक्टीरियम जो कार्डियो को करे, होमनीज मैंने मेल में, मैंने एनिमल में, मैंने ह्यूमन में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इकेंगेला, इकेंगेला, ठीक है, इकेनेला होता है, और के से क्या होता है, किंगेला, किंगेला का ही नया नाम अपने को क्या हो गया है, क्लेप्सेला करके बन गया, ठीक है। तो वैसे ही हैकेक ग्रुप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो टिपिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस होता है। तो उसके लिए हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हो सकता है जब अपने ब्लड कल्चर किया तो ब्लड में गलती से नॉर्मल फ्लोरा ही तैर रहा हो, है कि नहीं, नॉर्मल, क्योंकि वो माउथ में है तो कहीं भी जा सकता है ना। तो इसी के लिए टिपिकल ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं, एक सैंपल नहीं, 2 सैंपल, 2 कल्चर पॉजिटिव अगर होगा हैकेक के लिए, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि मिडल कल्चर है, एक में नहीं जी। सिंगल कल्चर पॉजिटिव फॉर कॉक्सिलेला बोनेटी, यस, कॉक्सिलेला बोनेटी में सिंगल कल्चर, क्योंकि ये सब बहुत रेयर ग्रुप है जिसके कारण इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस है। आप पूछेगा सर और कौन से हैं जिसके कारण इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस होते हैं, और सिंगल कल्चर में ही हम इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस उसका डायग्नोसिस बनाते हैं। तो सबसे पहला तो हो गया कॉक्सिलेला बोनेटी, दूसरा हो गया बाचोनेला स्पीसीज जो रहते हैं हेंसेलेसिस वगैरह, और दूसरा हो गया ट्रेपोनोफाइनमा बिप्पली जिसके कारण बिप्पल्स डिजीज होंगे, याद होगा आपको, ठीक है। तो इन तीनों के कल्चर, अगर ये तीनों कहीं दिया हुआ रहेगा और बोलेगा सिंगल कल्चर पॉजिटिव, तो यस डायग्नोसिस क्या बन गया, इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस बन गया, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम तो ग्रुप ही नहीं है जी इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस का, बोथ A एंड B, देखिए यहाँ पास आने का कोशिश किया, हैकेक के भी एक और इसके भी एक नहीं,
ये गलत है, ये फंसाने की, दिस इज़ अ ट्रैप ऑप्शन हम हरदम बोलते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि हैकेक क्या होते हैं तब आप फंस जाएंगे इसमें, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया, मैं पूरा मिटा दूं या मैं सही आंसर मार देता हूं। सही आंसर हो गए सिंगल ग्रुप, सिंगल कल्चर पॉजिटिव फॉर कोक्जेला बुर्नेटी बार्टोनेला और ट्रिपनेमा बिपली अगर दिया हुआ रहता तो ये मेजर क्राइटेरिया में होता। इन्फेक्टिव इंडो क्राइटेरिया के लिए जो क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया का नाम क्या होता है दोस्तों, बताइए उस क्राइटेरिया का नाम क्या होता है। उस क्राइटेरिया का नाम होता है, आजकल बदल गया है इसीलिए, मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया, ठीक है। मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया क्या बोलता है कि देखिए भैया, या तो मुझे 2 मेजर दे दो मैं काम चला लूँगा, ठीक है, या नहीं तो 2 में नहीं मानेगा तो सीधा 4 में मानता है, मतलब 1 मेजर प्लस 3 माइनर के साथ ये मानेगा अब, ठीक है। और नहीं तो सीधा सीधी माइनर लेगा तो पूरा माइनर लेगा, यानी कि 5 का 5 माइनर लेगा। बड़ा जिद्दी है ये, 2 मेजर नहीं तो 1 मेजर के साथ 3 माइनर, यानी कि टोटल इसको फिर 4 करना है अपने को, और नहीं तो फिर 5 माइनर लेगा। ये ड्यूक्स क्राइटेरिया होता है इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, ठीक है, शुरू करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें मैंने बताया कि जो भी टिपिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं, टिपिकल ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं, टिपिकल ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस के लिए क्या क्या होते हैं, हैकेक ग्रुप के लोगों होते हैं, और क्या होता है आपके माउथ में, और अपने पास स्ट्रेप्टोकोकस है। क्वेश्चन आता होगा, देखेंगे आप ध्यान से। एक आदमी था जिसके दांत में डेंटल कैरीज थी, बाद में उसको इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस हो जाता है, किसके कारण, विरिडेंस के कारण। या एक और नाम है क्या, बोवीज जिसको बोलते हैं, यानी तो गैलियोलाइटिकस बोलते हैं, गैलियोलाइटिकस बोलते हैं। इसके कारण स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप के कारण पूछा जाता है इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस लेस देन 1 ईयर में होगा तो क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिडाइटिस, याद होगा आपको, है ना। दूसरा क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस के बाद स्टेफाइलोकोकस के कारण तो होता ही है बीमारियां जी, है कि नहीं, स्टेफ ऑरियस के कारण, है कि नहीं। और अगर बोला जाए तो क्या होगा, इंटरोकोकाई के कारण भी कभी कभी ये बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो टिपिकल ग्रुप में ये सब आ जाता है, ठीक है। हैकेक ग्रुप, स्ट्रेप्टोकोकल, स्टेफाइलोकोकल, इन सभी के लिए 2 मौकों पे 2 ब्लड कल्चर पॉजिटिव होना ज़रूरी है, ठीक है। वही सब चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि मेजर क्राइटेरिया जो होता है 2 ब्लड कल्चर में ज़्यादा ज़रूरी है टिपिकल ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे कि हैकेक हमारा हो गया टिपिकल ऑर्गेनिज्म, और वैसे ही हैकेक के अलावा स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस गैलेक्टोलाइटिकस हो गया, स्टेफ ऑरियस हो गया, इंट्रोकोकाई हो गए, इन सब जो है मेरा टिपिकल ग्रुप है। और टिपिकल ग्रुप के लिए 2 चाहिए। टिपिकल ऑर्गेनिज्म जैसे कि कोक्जेला बुर्नेटी के लिए सिंगल कल्चर चाहिए, ठीक है। या सिंगल कल्चर नहीं मिलेगा तो और इसके कारण क्या हो सकता है कि सफिशिएंट IgG लेवल का एलिवेशन बोलता है, ठीक है। इसमें कभी कभी टाइटर पूछे जाते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1:800 टाइटर से ज़्यादा होता है IgG का एलिवेशन, तो हम बोलते हैं कि यस, कोक्जेला बुर्नेटी का ये एंटीफेज 1 IgG पॉजिटिव है, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम तो ग्रुप ही नहीं है कहीं से भी इंडोकार्डाइटिस करवाने के लिए, ठीक है। चिंता नहीं करें, मैं पूरा मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया अपने ग्रुप में डालूंगा, पोस्ट में डालूंगा, उसे आप देख लेंगे एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन चले, अल्कोहलिक पर्सन आया है, ठीक है, एक दारू बहुत पीता था ये आदमी, अब किस तरह का कार्डियोमायोपैथी लेके आएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको सबको पता है कि अल्कोहल जो रहता है, एक तरह से अल्कोहलिक पर्सन जो रहते हैं वो क्या करते हैं कि फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा बनता है। फ्री रेडिकल के बनने से, फ्री रेडिकल के कारण जो सेल होते हैं वो मरने लगते हैं, मरने के कारण सेल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो वो क्या रह जाएंगे, डायलेटेड रह जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ही नहीं, तो इनके कारण क्या होता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी मिलता है। हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी सबसे पहली बात ये होता है क्या चीज़ के कारण, ऑटोजोमल डोमिनेंट कंडीशन है, जिसमें कि बीटा मायोसिन का जो हेड होते हैं, बीटा मायोसिन जो चेन होते हैं उसमें एक तरह से म्यूटेशन हो जाता है, उसके कारण ऐसा कुछ होता है। पेरिकार्डाइटिस नहीं, पेरिकार्डाइटिस टीबी वगैरह के कारण होगा। मायोकार्डाइटिस हम लोग देखते हैं वायरल डिजीज, चागास डिजीज में होता था। अगला, अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी एक तरह का मोस्ट कॉमन टॉक्सिन है, पहले मैंने बताया इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी, इट इज रिवर्सिबल होता है, लेकिन आपको दारू छोड़ना होगा। विद सजेशन ऑफ अल्कोहल विदिन 3 मंथ्स, 3 मंथ के अंदर अंदर ये रिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। मैंने बताया कि जब भी अगर व्यक्ति अल्कोहल लेगा तो उसके कारण फ्री रेडिकल इंजरी, सेल मरेंगे, सेल कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे, वो डायलेटेड रहेंगे, ठीक है। अगला, एंड इट नीड्स 10 साल अगर कोई आदमी डायरेक्ट दारू पिएगा, ठीक है, 10 ईयर ऑफ अल्कोहल इंटेक काउजेज दिस डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन और 5 साल पीने से हो जाएगा, लगभग 10 साल। हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथी तो बीटा मायोसिन का म्यूटेशन है, सबको पता है, ऑटोजोमल डोमिनेंट तो याद रखना है। पेरिकार्डाइटिस जो होता है मोस्ट कॉमन काउज इज इडियोपैथी ग्रेटर देन वायरल मायोकार्डाइटिस, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि पेरिकार्डाइटिस का मोस्ट कॉमन काउज इडियोपैथिक होता है, उसके बाद वायरल होता है, ठीक है। अच्छा,
मायोकार्डाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? वायरल। ठीक है, मायोकार्डाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज वायरल। पेरिकार्डाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? इडियोपैथिक ग्रेटर दैन टीबी, सॉरी वायरल। ठीक है, टीबी वगैरह के कारण भी पेरिकार्डाइटिस होता है, इसलिए बार बार मुंह से निकल जा रहा है। ठीक है, अगला आइए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मर्मर इंक्रीजेज ऑन अ स्टैंडिंग। खड़े होने पे कौन से मर्मर जो होते हैं बढ़ते हैं? देखिए, मर्मर के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि मर्मर एक तरह का क्या होता है। मर्मर बेसिकली क्या होता है? कोई एबनॉर्मल ओपनिंग है, उससे ब्लड का गशिंग जो साउंड होता है वो सुनाई देना। ठीक है, जब भी हम खड़े होते हैं, जब भी मान लीजिए हम खड़े हुए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, चलिए एक व्यक्ति बना लेते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति खड़ा हुआ, यहाँ पे हार्ट है, तो इसके जितने भी ब्लड होते हैं वो सब नीचे की ओर आने लगते हैं ग्रेविटी के थ्रू। तो जो मेरा जो पहले ब्लड मान लीजिए 10 ml जा रहा था, अब ब्लड कुछ नीचे चले जाने के कारण 5 ही ml गया। ठीक है ना, तो ये जो गशिंग साउंड है वो कम गया। तो खड़े होने पे लगभग सभी भी, जितने भी मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जितना प्रॉब्लम आपको सोचना है सोच लीजिए। ठीक ना, MR ये दिस दैट जो भी, सब में घटता ही घटता है, लेकिन सिर्फ 2 कंडीशन है जिसमें बढ़ता है। इंक्रीजेज वाले 2 ही कंडीशन है जिसमें बढ़ता है। एक क्या है? HOCM, एक क्या है? क्या? मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स। ठीक है, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स और HOCM में स्टैंडिंग पे मर्मर बढ़ता है। आंसर मेरा क्या हो गया? HOCM। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, ऑल मर्मर डिक्रीजेज ऑन अ स्टैंडिंग एक्सेप्ट HOCM और MVP। ऑल अदर मर्मर डिक्रीजेज ऑन अ स्टैंडिंग एज द ब्लड फ्लूइड रिड्यूस। क्योंकि नीचे हम ऐसा कह सकते हैं कि वेनस पुलिंग ड्यू टू, बताइए, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक ना, इतना तो समझ में आ रहा है अपने को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच चैम्बर ऑफ हार्ट हाइपरट्रॉपी इज सीन ऑन बैरियम स्वॉलो इन अ पेशेंट ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस। मिट्रल स्टेनोसिस में किस तरफ के एरिया? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, या राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, कौन सा बढ़ जाएगा आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाइएगा तो आपको सब पूरा क्लियर हो जाएगा। बेसिकली मिट्रल स्टेनोसिस को अगर देखें, मिट्रल स्टेनोसिस को समझने के लिए, ठीक है, ऐसे मान लीजिए हार्ट है मेरा, ठीक है, बीच में सेप्टम है और ऐसे है। ठीक है, आप समझ लीजिए कि मिट्रल स्टेनोसिस में क्या हो गया? मिट्रल स्टेनोसिस में ये ब्लड नीचे नहीं आ पा रहा क्योंकि ये मिट्रल वाल्व स्टेनोज्ड हो गए। ठीक है, तो वेनस जो पूलिंग होगा, आपको नहीं लगता ये ब्लड नीचे नहीं आने के कारण इसको पहले इनलार्ज कर देगा? और ये है क्या? लेफ्ट एट्रियम। ठीक ना, तो लेफ्ट एट्रियम को इनलार्ज कर देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट एट्रियम इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं? लेफ्ट एट्रियम को इनलार्ज कर देगा। अच्छा, उसके बाद अगर पूछेगा इसके बाद किसको करेगा, तो ये देखिए पल्मोनरी वेसल्स है। पल्मोनरी बेसिकली वेन है, यानी कि लंग्स, और लंग्स में आपको पता है कि खून जो रहता है राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी से गया और ये बढ़ जाता है यहाँ पे। देखिए मैं बताता हूँ आज फिर से ड्राइंग करके। देखिए, मान लीजिए ये हार्ट है, हार्ट में से यहाँ से ब्लड निकला और ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये दोनों लंग्स के राइट साइड और लेफ्ट साइड चला जाता है। वहाँ से मान लीजिए यहाँ लंग्स है, ठीक है, मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ लंग बना दिया। लंग से प्यूरीफाई होके ये किधर आ जाता है? लंग से प्यूरीफाई होके ये आ जाता है किधर? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। ठीक है, और ये नीचे नहीं जा पाएगा तो लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज होगा। एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन बहुत इजी था। इन मिट्रल स्टेनोसिस द सीक्वेंस ऑफ चेंबर इनलार्जमेंट इज लेफ्ट एट्रियम, और नहीं तो फिर इधर से वेनस पुलिंग और बढ़ते 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 इसको इनलार्ज कर देगा, यानी कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी भी देखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद भी बढ़ते 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 ऊपर बढ़ जाएगा, यानी कि ये राइट एट्रियम भी आंसर हो सकता है अगर सीक्वेंस लिखने लगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे सबसे पहले इसको, सबसे पहले किसको मेरे भाई? सबसे पहले इसको भरेगा, इसके बाद नहीं होगा बैकफ्लो के कारण इसको भरेगा, इसके बाद इसको इनलार्जमेंट होने लगेगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यानी कि लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बंडल ऑफ केंट? बंडल ऑफ केंट क्या होते हैं दोस्तों, ये बताइए। ये बंडल है, इतना तो क्लियर है कि ये एक बंडल है। ये बंडल कहाँ होते हैं? अगर थोड़ा भी पढ़े होंगे आप, एबनॉर्मल पाथवे बिटवीन टू एट्रिया के बीच में नहीं, टू एट्रिया के बीच में कोई पाथवे, देखे पाथवे कहाँ बनेगा? जहाँ पाथवे ऑलरेडी है, ए से एन से ए भी एन से नीचे और ऐसे फाइबर चले जाएंगे। ठीक है ना, इसी में कहीं कोई दूसरा फाइबर बनने का संभावना है। आप सोचिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, यहाँ तो कोई नॉर्मल पाथवे भी नहीं है, तो एबनॉर्मल पाथवे क्यों होगा? ठीक है, यहाँ पे अगर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में अगर हम कुछ बनाते ही हैं तो हम क्या बोलते हैं कि इसके बीच में क्या हो सकता है? कुछ ओपनिंग्स हो सकते हैं। यस, ओपनिंग की बात करता तो हो सकता था, ये कोई पाथवे नहीं है। बंडल ऑफ केंट एक तरह का
पाथवे है, यानी कि कंडक्शन पाथवे है, एबनॉर्मल है। किसके किसके बीच में है? ये बेसिकली होता है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में WPW सिंड्रोम होते हैं, वाइट बोल्स-फ्रांसिस्कन वाइट सिंड्रोम जो होता है, ठीक है, उसमें होते हैं। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस एडिनोसिन सबको पता है, इंजेक्शन मारना है अपने को। ठीक है, तो ये पाथवे एट्रिया और वेंट्रिकल के रूप में, एट्रिया और वेंट्रिकल में रहते हैं WPW सिंड्रोम, जिसके कारण जो रहता है एक तरह का कंडक्शन फास्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये AV नोडल पाथवे का ही हिस्सा है, लेकिन जो फास्टर है बहुत ज़्यादा फास्टर है, तो रेट बढ़ जाता है उस बच्चे का। मेरे एक दोस्त की बच्ची अभी हाल में आई है, ठीक है, और वो यही प्रॉब्लम है उनको। ठीक है, इट इज स्लोअर देन AV नोडल ब्लॉक। नहीं मेरे भाई, फास्टर है तब ना हार्ट रेट बढ़ जाता है यार, क्या बात कर रहे हो? नन ऑफ द अबव। नहीं, सही आंसर ये हो गया अपने को। ठीक है, ट्रू अबाउट बंडल ऑफ केंट इज दैट इट इज एबनॉर्मल पाथवे बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल विच इज फास्टर एंड इंक्रीजेज द हार्ट रेट। ठीक है, सो वी हैव टू गिव एडिनोसिन विच इज द फास्टर AV नोडल पाथवे बिटवीन एट्रिया एंड द वेंट्रिकल इज WPW सिंड्रोम। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आप लोग को दिक्कत होता है ECG पहचानने में, लेकिन अब और नहीं होगा। ECG पहचानना और अपने को बताना है कि क्या है ये। सबसे पहले आप लीड नंबर 2 को देखें। लीड नंबर 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीड नंबर 2 को देखने से मुझे जो मोटा मोटी चीज़ पकड़नी है क्या है, देखिए इन दोनों के बीच में पहले गैप देखना चालू करिए। इन दोनों के बीच में गैप ऑलमोस्ट लगभग रेगुलर है, तो ये रेगुलर हो गया। अब सभी वेव को पहचाने। यहाँ से QRS कॉम्प्लेक्स गिरा, उठ रहा है, उठा एक, मान लीजिए इसको P मानते हैं, फिर QRS घुसा, उठा, तो T कहाँ गया? T नहीं है। ठीक है, देखिए एक बार ट्रिक मैं बता देता हूँ जो सर ने भी बताया, बड़ा प्यारा, कि जब भी दो QRS कॉम्प्लेक्स यहाँ और यहाँ के बीच में कोई भी आपको वेव दिखे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट T वेव होगा। ठीक है, तो अगर ये T वेव है तो P वेव कहाँ, यानी कि यहाँ P वेव एब्सेंट है। तो मैंने यहाँ बस इसी को देख के जो जब मुझे पता चला, तो मुझे अभी पता चला है कि P वेव एब्सेंट है और ये रेगुलर RR इंटरवल है। ठीक है, रेगुलर RR इंटरवल और P वेव एब्सेंट है। डायग्नोसिस क्या बनता है दोस्तों, मुझे ऑप्शन में देखने का जरूरत नहीं है, क्या बना? PSVT। ठीक है, अगर यही P वेव एब्सेंट और ये इरेगुलर हो जाता, वर्सेस इरेगुलर हो जाता, तो मेरा डायग्नोसिस क्या बनता? एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखते हैं क्या ऑप्शन है। ऑप्शन क्या? एट्रियल फिब्रिलेशन नहीं, एट्रियल फिब्रिलेशन नहीं, क्योंकि ये मेरा रेगुलर है। ठीक है, RR इंटरवल जो मेरा रेगुलर है नहीं। PSVT, यस, PSVT में ही क्या होते हैं, PSVT में क्या होता है मैं फिर से बता देता हूँ। P वेव एब्सेंट, अपने को P वेव नहीं मिला था, एक ही वेव मिला था जो कि बाय डिफॉल्ट T वेव होता है। और ठीक है, दूसरा क्या होता है, रेगुलर RR इंटरवल मिलते हैं दोस्तों, रेगुलर RR इंटरवल जो हम लोग को मिल रहे थे। ठीक है, एट्रियल फ्लटर नहीं, फ्लटर तो 250 से ज़्यादा होता है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग को क्या चीज़ मिलता है जिससे हम पहचानेंगे? सॉ टूथ। P वेव का सॉ टूथिंग अपेयरेंस मिलते हैं। ठीक है, और स्टेम, इसमें से तो बताने की जरूरत नहीं है कि T वेव एलिवेशन के तौर पे मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया जी। लास्ट में रिवीजन टॉपिक के लिए सर ने बताया था कि PSVT में रखना ही रखना है। एट्रियल फिब्रिलेशन में P वेव एब्सेंट होते तो हैं, लेकिन इरेगुलर रिदम के साथ आते हैं। PSVT जो है, याद रखें, PSVT में P वेव प्रेजेंट होते हैं, P वेव एब्सेंट होते हैं। गलत लिखा हुआ है, एब्सेंट हो जाएगा विथ रेगुलर रिदम। एट्रियल फ्लटर क्या होता है? शॉर्ट टूथिंग ऑफ द P वेव मिलते हैं। और स्टेमी में क्या होता है? ST सेगमेंट स्पेसिफिक लीड में बढ़ा हुआ रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि इंफीरियर है कि पोस्टीरियर है कि एंटीरियर है, जो भी। ठीक है, इन विल्सन्स डिजीज में देयर इज इंक्रीज्ड यूरिनरी एक्सक्रीशंस ऑफ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया दोस्तों। कॉपर का एक्सक्रीशन जो होता है बढ़ जाता है, कॉपर इसमें मेटाबोलाइज अच्छे से नहीं हो पाता। इन विल्सन देयर इज इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ कॉपर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसमें कभी कभी जीन के भी नाम पूछते हैं। ठीक है, कॉपर इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन इन विल्सन डिजीज, सिंपल। अगला क्वेश्चन फिर से वही आ गया। ठीक है, ये आप आराम से बना देंगे, चिंता मत करें, डरे नहीं। फिर वैसे ही इसको पकड़ने के लिए हम लोग क्या देखेंगे? 2 नंबर वेव देखेंगे। 2 नंबर लीड देखते हैं। ठीक है, 2 नंबर लीड में देखना है कि QRS नॉर्मल है या बड़ा हुआ है। QRS आपको देखने से नहीं लग रहा है कि QRS वाइडनिंग है, वाइड हो गया है? ठीक है, नॉर्मल नहीं है, याद रखिए। ठीक है, और एक ही वेव मिल रहा है अपने को T। ठीक है, एक वेव मिल रहा है, वो भी QRS वाइड के साथ, और RR इंटरवल अपने को नॉर्मल मिल रहा है, यानी कि रेगुलर मिल रहा है। तो देखिए, T वेव का मिलना सिर्फ, यानी कि P वेव का खत्म हो जाना, P वेव नहीं मिलेगा, एक बात। ठीक है, दूसरी बात क्या हो गया कि QRS क्या हो गए? वाइड हो गए। QRS वाइडनिंग जरूर मिल रहा है। ठीक है, QRS वाइडनिंग इज ए कीवर्ड। PSVT में कभी भी
QRS वाइडनिंग नहीं मिलता था, QRS नॉर्मल मिलते थे, ठीक ना। और RR इंटरवल अपना नॉर्मल है यहाँ पे, यानी कि रेगुलर मैं बोल सकता हूँ कि RR इंटरवल क्या है यहाँ पे, रेगुलर है। तो RR इंटरवल रेगुलर, QRS वाइडनिंग और P वेव नहीं मिलना। बेसिकली इसमें क्या हुआ कि P वेव मेरा डिजॉल्व हो गया ड्यू टू स्टिचिंग ऑफ दिस QRS वाइडनिंग। सो इट इज़ नॉट अ केस ऑफ PSBT, ये तो पता चल गया ये PSBT नहीं है। बेसिकली QRS वाइडनिंग होना वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का लक्षण है। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हम लोग कब बोलते हैं, जब रेट इसका 100 से ज़्यादा यानी कि 100 से 250 से के बीच में, ठीक है। 250 से ऊपर होगा तो फिर फ्लटर में घुस जाएगा जी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, एट्रियल फ्लटर नहीं, एट्रियल फ्लटर नहीं, एट्रियल फिब्रिलेशन नहीं, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो गया। PSBT क्यों नहीं हुआ, क्योंकि QRS नॉर्मल नहीं था मेरा, इसमें QRS नॉर्मल होता है, इसमें QRS के साथ वाइडनिंग होते हैं, ठीक है ना, बढ़ जाएगा। वाइडनिंग कब बोलते हैं QRS का क्यों QRS वाइडनिंग कब बोलते हैं, जब ग्रेटर देन 3 mm से ज़्यादा हो जाए। मजाक ही नहीं चल रहा है। जो एक अपना डब्बा रहता है वो सबको पता है कि 5 mm का रहता है, ठीक है। इसके इधर भी 5 mm होते हैं, ठीक है। यानी कि इसका खाना जो रहता है, एक QRS आपको यहाँ मिलेगा, दूसरा QRS आपको तीसरे पे मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं वेव को, ये इसको देखिए, एक अगर इस लाइन पे मिलना चाहिए तो उसके और तीसरे नंबर पे ही मिल जाना चाहिए। आप सोचिए कि कितना वाइड हो गया ऑलमोस्ट। अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो ये 5 से तो ज़्यादा है, साफ दिख रहा है। इधर 5 3 8 हो गया, ऑलमोस्ट 10 के आसपास है जी, ठीक ना। तो हाइयर रेट में ऑलमोस्ट अगर कुछ नहीं होगा, ये तो 200 के रेंज में इसका हार्ट रेट होगा। निकालना भी है तो 2500 अपना करो ना यार, जितना हार्ट रेट है कितना है, 10 ही से भाग दे दो, 10 है ना, 10 से भाग लो, 150 आ गया, 150 हार्ट रेट चल रहा है, ठीक है। सिंपल हो गया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया इज द करेक्ट आंसर। वाइड QRS कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में होते हैं। PSBT क्यों नहीं होगा समझ में आया, क्योंकि इसमें QRS नॉर्मल होना चाहिए, यहाँ QRS वाइड है, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर नहीं होता, ये तो रेट से ही निकाल कर क्या अलग कर लिए। रेट हम लोग को कल लगभग 150 के आसपास आया था, ठीक है। फ्लटर होता है 250 से ज़्यादा पे, ठीक ना। फिब्रिलेशन तो और ऊपर होता है जी। फिब्रिलेशन में क्या होता है, P वेव चले जाते हैं और RR इंटरवल इरेगुलर होते हैं। यहाँ पे क्या है, इरेगुलर नहीं है, रेगुलर है, ठीक है। तो मेरे सभी पॉइंट कट जा रहे हैं, इसके इरेगुलर वाले पॉइंट कट जा रहे हैं, QRS नॉर्मल वाले पॉइंट कट जा रहे हैं, रेट कट जा रहा है। यहाँ पे बचा कौन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसीलिए बोलते हैं मेडिसिन का क्वेश्चन एक्सक्लूजन का क्वेश्चन होता है। अब आता है क्वेश्चन क्या, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, FMG का शायद रिपीट क्वेश्चन है कि पंच्ड आउट लीजन अपने को कहाँ मिलता है। पंच्ड आउट ये वर्ड सुने कहीं भी, पंच्ड आउट वर्ड, ठीक है। या नहीं तो एक और वर्ड सुने, वेसाइकल्स, ग्रुप्ड वेसाइकल्स, ऐसा सुनेंगे, ग्रुप्ड वेसाइकल्स। आंसर क्या आ जाना चाहिए आपको, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस आना चाहिए। नहीं, CMV इसोफेजाइटिस में तो सर्पिंज सांप जैसे होते हैं। CMV कैसे होते हैं, सांप जैसे होते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखें। वाइट फेब्राइल प्लैक, GERD में क्या होता है, इंटेस्टाइनल कोलमिनार एपिथेलियम ऊपर मिलने लगते हैं जी, ठीक है। इसी के कारण बाद में जाकर के बैरेट इसोफेगस होने लगता है, जो कि एक तरह का इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया है। ये वर्ड याद रखें, मेटाप्लेजिया नॉट हाइपरप्लेजिया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेल्ड स्कोर में क्या क्या होता है, मेल्ड स्कोर में क्या क्या होता है, सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। देखिए मैं आपको अगर सिर्फ मेल्ड बताऊं, ठीक है 3 तरह के मेल्ड अगर मार्केट में आ गए हैं, ठीक है ना, 3 अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मैं सब बता रहा हूँ। देखिए नॉर्मली जो मेल्ड स्कोर होता है, मेल्ड स्कोर का फुल फॉर्म क्या होता है सबको पता है जी, है ना, मॉडल फॉर एंड स्टेज लिवर डिजीज, है कि नहीं। कि मैंने बेसिकली एक तरह का क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये प्रोग्नोस्टिक मार्कर होता है, प्रोग्नोसिस ऑफ सिरोसिस होता है कि किसका लीवर खराब हो रहा है। तो पंक्ति में लाइन में लगे हुए लोगों में किसको पहले लीवर मिलना चाहिए, ठीक ना। ये बेसिकली प्रायोरिटाइज करता है कि लीवर ट्रांसप्लांट के लिए जो अवेटनिंग पेशेंट है किसको पहले मिलना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मेल्ड स्कोर आया लगभग 2002 में, ठीक है। इसमें 3 ही कंपोनेंट थे, INR, ठीक है, और उसके बाद क्या है, टोटल बिलीरुबिन, ठीक है, और उसके बाद सेरम क्रिएटिनिन। कोई दिक्कत नहीं है जी। अगला कुछ सालों में यानी कि 2016 में मिल्ड का एक और फॉर्म आया जिसका नाम है मिल्ड। कुछ कंपोनेंट ऐड होते गए, मिल्ड सोडियम, ठीक है। मिल्ड सोडियम में बेसिकली क्या होता है, INR तो रहेगा ही रहेगा जी। आप बताइए जो चीज़ पहले से है वो तो रहेगा ही रहेगा, सेरम क्रिएटिनिन तो रहा, एक जुड़ गया। और क्या जुड़ गया, ये बहुत सरप्राइजिंगली बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्या जुड़ गया होगा, सेरम सोडियम, ठीक है। अच्छा अभी 2023 में जो आया है मिल्ड में वो ये बता देना चाहता हूँ। देखिए अच्छा चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। 2023 में जो आया है उसका नाम है मिल्ड 3.0। पहला ये, दूसरा ये 3.0 हो गया, ठीक है। इसके लिए नेमोनिक है F बेसिक, ठीक है।
एफ बेसिक। इसमें क्या क्या आता है, इसमें अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इसमें अपने को अब सेक्स भी लेना होगा। सबसे पहले एफ से क्या होता है, सेक्स, यानी कि फीमेल है कि मेल है, उस तरह से, ठीक है। तो मैं अगर इसको मैं हेक्सागोनिक बना दूं, ठीक है ना, तो सब इसकी जगहों पे रख दूंगा। सबसे पहले सर आईएनआर होगा कि नहीं, आईएनआर है, इस कोने पे आईएनआर को रख दीजिए, ठीक है। सर टोटल बिलिरुबिन होगा कि नहीं, टोटल बिलिरुबिन को इस कोने पे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर सेरम क्रिएटिनिन है कि नहीं, सेरम क्रिएटिनिन को यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर सोडियम को मैं कहाँ रखूँ, सोडियम को यहाँ रख दीजिए आप, ठीक है। 4 कोने तो आपके ऑलरेडी ये पहले वाला ही लेकर के भर गया, 2 नए कोने को ऐड किया गया है। आप एक बार सोच के देखिए कौन 2 नए कोने हैं। सबसे पहले एक औरत को यानी कि सेक्स को ऐड किया गया है, ठीक है, और दूसरा क्या है, एल्बुमिन को ऐड किया गया है दोस्तों, एल्बुमिन को ऐड किया गया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपके लिए और डिफिकल्ट होने वाला है, एक बार आप सोच के देखिए। आइए, मिल्ड स्कोर इंक्लूड क्या। अगर आप ये सोचेगा कि मिल्ड 3.0 के अकॉर्डिंग आंसर दे दूं तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मिल्ड 3.0 नहीं लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ मिल्ड लिखा हुआ है। तो जब मिल्ड पूछे तो इसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। आईएनआर होता है क्या, यस होता है। सेरम क्रिएटिनिन होता है क्या, सेरम क्रिएटिनिन होता है, यस आंसर है। ट्रांसएमिनेज नहीं, एल्बुमिन नहीं। एल्बुमिन कब होता, एल्बुमिन जब होता, देखिए कुछ बच्चों ने मारा भी है एल्बुमिन, एल्बुमिन तब होता जब ये मिल्ड 3.0 पूछा जाता। मिल्ड 3.0, अल्कलाइन फॉस्फेटेज तो कभी नहीं था जी, ठीक है। मिल्ड स्कोर जो रहते हैं, यहाँ माइल्ड नहीं है, मिल्ड है बेसिकली। मिल्ड स्कोर में सेरम क्रिएटिनिन होते हैं, आईएनआर होते हैं और सेरम बिलिरुबिन होते हैं। एफ बेसिक याद रखें, नए वाले क्या है, एफ से फीमेल अगर सेक्स है, ठीक है, और एफ बी से क्या होता है, सेरम बिलिरुबिन। ए से याद रखेंगे, ए से एल्बुमिन होते हैं, कभी भी एसाइटिस नहीं होता है, एसाइटिस नहीं होता है, एसाइटिस नहीं होता है। एसाइटिस एक क्लिनिकली देखने का, देख करके किसी को आप बोल सकते हैं एसाइटिस है कि नहीं। हम यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स ले रहे हैं वो सब नापने तौलने वाला है। आप आईएनआर को नापते तौलते हैं, टोटल बिलिरुबिन को आप सैंपल से लेते हैं, सेरम क्रिएटिनिन सैंपल से, सेरम सैंपल से, ठीक है, एल्बुमिन सैंपल से, ठीक है, और एक सिर्फ बचेगा जो सेक्स हम लोग लेंगे, जिसमें कोई दिमाग भी नहीं लगाना है। लेकिन एसाइटिस को क्लिनिकली देख के बताना रहता है, क्लिनिकली कोई चीज़ मिल्ड में इन्वॉल्व नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 16। नाउ कम्स द इजी क्वेश्चन, वाटर हैमर पल्स। क्या बोल रहा है कि वाटर हैमर पल्स कहाँ देखने को मिलते हैं, वाटर हैमर पल्स कहाँ देखने को मिलते हैं, बताइए, ठीक है। तो वाटर हैमर पल्स तो सबको पता है कि वाटर हैमर पल्स का क्या मतलब होता है। वाटर हैमर जैसा कोई आवाज़ करे, पानी पल्स जो रहता है ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा और यहाँ ठक करके आवाज़ आएगा, ठा, ठीक है, ऐसा करके आवाज़ आएगा। तो नीचे से ऊपर गिरेगा का मतलब ही होता है कि ये एरोटिक रिजर्जिटेशन में होता है। एरोटिक रिजर्जिटेशन आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ से अगर इस वैल्व से, एरोटिक वैल्व मान लेते हैं और इससे ब्लड जा रहा है, ठीक है, और ये अगर इनकॉम्पिटेंट है तो ये ब्लड जो है यहाँ गिरेगा, और यहाँ जब गिरेगा तो आप देखिए कि क्या हो रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पड़े हुए जो ब्लड है उसमें ये पूरा कॉलम ऑफ ब्लड जैसे पीछे रिवर्स, जैसे गियर लग ही नहीं रहा, नीचे बैक, गाड़ी पहाड़ पे चढ़ रही थी, पहाड़ से नीचे गिर करके गिरने लगी बैक में, और यहाँ बहुत सारा फ्लूइड है तो इसमें ठा करके आवाज आएगा, ठीक है, जैसे कि वाटर हैमर पल्स हो रहा है, वाटर पे हैमरिंग किया जा रहा है, ठीक है। तो इस किस में मिलता है, एरोटिक रिजर्जिटेशन में, जब पानी के जैसा पूरा कॉलम ऑफ ब्लड नीचे आने लगता है, नीचे दिए गए पानी पे टकराएगा तब। मिटरल स्टेनोसिस में नहीं, मिटरल स्टेनोसिस में देखिए मैं बता देता हूँ, विटामिन B12 डिफिशियंसी के कारण जो होते हैं, है कि नहीं, वो होता है, ठीक है। वाटर हैमर पल्स अपने को देखने को मिलता है। बाउंडिंग पल्स विद रैपिड कोलैप्स ड्यू टू द लो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तभी अगर मान लीजिए कि ये ब्लड पीछे आया ही क्यों, ये आगे क्यों नहीं चला गया, आगे कब चला जाता, जब ये पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस ये डायलेटेड रहता, तब अपने आप इसको भरने के लिए नेगेटिव सक्शन के थ्रू चला जाता, ठीक ना। नहीं जा पा रहा है तभी बैक फ्लो हुआ है, क्यों, क्योंकि इसको बेसिकली पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस लो मिला है कि नहीं। अच्छा, मिट्रल स्टेनोसिस में पल्स जो रहते हैं नॉर्मल मिलते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं होगा। एरोटिक स्टेनोसिस में पार्वस स्टार्डस मिलते हैं, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में क्या बोलते हैं, पल्सस अल्टरांस। पल्सस अल्टरांस हम लोग को और कहाँ देखने को मिला था, याद होगा आपको, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में, क्योंकि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में लेफ्ट वेंट्रिकल ग्रेटर देन राइट वेंट्रिकल होते थे डायलेटेड। ये बेसिकली एक तरह से हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन नहीं लेके आता था ना, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है ना। तो इसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर जब भी होगा तो पल्सस अल्टरांस देखने को मिलेंगे, यानी कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी वाला सब पैथोलॉजी चला गया।
पार्वस इटाडस जो होता है एरोटिक स्टेनोसिस में मिलता है। एएस में क्या मिलता है, एएस में अपने को पार्वस इटाडस लिख देता हूं मैं, ठीक ना। और मिट्रल स्टेनोसिस में नॉर्मल होता है, ये याद रखेंगे, मैं पूछूंगा अभी बीच में एक बार, ठीक है। और बाउंडिंग पल्सेस जो होते हैं रैपिड कोलैप्स ड्यू टू लो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस के कारण होते हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन, जेवीपी पे क्वेश्चन मेडिसिन में ना पूछे तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, है कि नहीं। चलिए यहाँ देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि सी वेव अपने को जेवीपी में अच्छा क्यों मिलते हैं, वाई, कंडीशन पूछ रहा है, वाई ड्यू टू। सबको पता है, देखिए इसके लिए क्या है, डायग्राम बार बार बनाना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बनाऊंगा आपके लिए। देखिए यहाँ पे समझिए बात को, यहाँ पे सेप्टम मान लीजिए, ये सेप्टम हो गया बीच में, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है, तो ये बेसिकली ब्लड जो है यहाँ से निकल के यहाँ से निकलता है तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आगे जाता है, ठीक ना। और यहाँ पे ये दबा हुआ ऐसे समझे, एसबीपी हो गया, इंफीरियर वेना केवा हो गया, है कि नहीं, और ये पल्मोनरी वेन्स हो गए बहुत सारे, ठीक है ना। और यहाँ से जो निकलता है एरोटा होता है, ठीक है, इतना समझ गए आप, ठीक है। ये वाला जो है मेरा पल्मोनरी आर्टरी है। तो जब ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड को पंप करके यहाँ भेजा जाता है, ठीक है, तो ये ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। उससे पहले ये एक फेज में जाता है जिसका नाम है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ये अपने पूरे चैम्बर को बंद करता है, ठीक ना। चैम्बर को बंद करके यहाँ से बहुत प्रेशर लगाता है, ठीक है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक सब एक साथ ही लगाते हैं। तो इसके कारण ये बल्जिंग आ जाता है अपना, इसमें बल्ज आ जाता है दोस्तों, इसमें बल्ज आ जाता है। इसमें जब बल्ज आ जाता है तो यही करके आवाज़ करता है, बल्जिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड valve ड्यूरिंग द आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। यस, दिस इज कॉल्ड सी वेव इन द जेवीपी, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल नहीं, ये सब नहीं होगा जी, बाकी बात करना बेकार है, ठीक है। मैं आपको जितना बताना था वो बता दिया है कि सी वेव यानी कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में आईवीसी में सबको पता है कि क्या मिलता है, आईवीसी के कारण क्या मिलता है, सी वेव जेवीपी में मिलता है, ठीक है। सी से कॉन्ट्रैक्शन भी याद कर सकते हैं तो याद करने में आसानी होगा, सी से कॉन्ट्रैक्शन तो क्या होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आगे चले, सबको पता है, बाकी सब छोटे छोटे चीज़ तो सबको पता है जी। एट्रियल सिस्टोल में अपने को ए वेव मिलता है कि नहीं। एट्रिया जब सिस्टोल करेगा, एट्रिया पूरा दम लगाएगा अपना, तो ए वेव मिलेगा। पैसिव फीलिंग, अपने आप गिर रहा है खून ऊपर से, कहाँ से, एट्रियम से वेंट्रिकल में, जिसको क्या बोलते हैं, वाइड डिसेंट, है कि नहीं। एट्रियल रिलैक्सेशन, एट्रियल रिलैक्स कर रहा है, हमको कुछ नहीं करना है। एट्रिया जब रिलैक्स कर रहा है तो मैं उसे बोलता हूँ कि इसमें वेनस ब्लड भर रहे हैं, तो वी वेव अपने को मिलते हैं, ठीक है। कैसे कैसे मैंने याद किया, एट्रियल सिस्टोल में भैया एट्रियल सिस्टोल ए वेव मिलेंगे। पैसिव ऊपर से गिर रहा है तो वाई डिसेंड होता है, ठीक ना, ऊपर से गिर रहा है ना, वर्टिकली डिसेंड। वाई का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब होता है वर्टिकली, वाई मतलब क्या होता है, इन वर्टिकल एक्सिस देयर इज ए डिसेंड ऑफ ब्लड, सो दैट्स व्हाई नोन एज वर्टिकली डिसेंड। एट्रियल रिलैक्सेशन, जब एट्रियल रिलैक्स कर रहा हो तो उसमें बहुत सारे वेनस ब्लड भर रहे होते हैं तो वी फीलिंग होते हैं, वी वेव होते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 70 साल का एक आदमी, हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, रिदम, इस रिदम के साथ आया है। कौन सा रिदम भाई, रिदम जब निकालने जा रहे हैं आप बार बार, अगर रिदम देखें, रिदम तो मुझे कॉन्स्टेंट ही लग रहा है जी, बार बार रिदम ऑलमोस्ट रेगुलर है, रेगुलर रिदम है। एक चीज़ तो मैं जहाँ तक पकड़ पा रहा हूँ, रेगुलर रिदम है जी, ठीक है। बीपी ऑफ 80/40 है, फीबल पल्स है। अरे ये शॉक में पेशेंट क्यों है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट पूछ रहा है। सबसे पहले तो इसका अगर डायग्नोसिस बना देंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। इस ग्राफ को जूम करके हम लोग देखते हैं क्या मिल रहा है अपने को, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये अगर देखिए 5 बॉक्स, 5 3 8 बॉक्स, ठीक है, 8 बॉक्स के आसपास अगर है तो इसको अगर 8 से भागा देंगे तो आप सोचिए कहाँ चला जा रहा है। ये 150 से तो ऊपर ही है, दिख गया 100 से ऊपर। अपने को बेसिकली ये प्रूफ करना है कि ये टैकीकार्डिया है, टैकीकार्डिया है, ठीक है। आप मैथ में स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। अगर हम यहाँ 10 से भागा देते भाई तो 100 आता, 8 से भागा देंगे तो और ज़्यादा ही ना आएगा, ठीक है। तो 150 से ऊपर भी अगर ये है हार्ट रेट, और हार्ट रेट 100 से ज़्यादा को टैकीकार्डिया बोलते हैं। ये टैकीकार्डिया का पेशेंट है। एक चीज़ हम लोग को इससे पता चला, ठीक है, टैकीकार्डिया का पेशेंट है। और दूसरा देखिए ये अनस्टेबल, शॉक में पेशेंट जा रहा है, ठीक है। कहते हैं नियम क्या है कि किसी भी तरह के टैकीकार्डिया हो, ठीक है, और आपके पेशेंट जो है अनस्टेबल हो, ठीक है। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, कोई भी बीपी अगर 90/60 से कम है, ठीक है, 90/60 से कम है, ठीक है, तो इसमें एक ही चीज़ करना है, क्या होता है, शॉक, डीसी शॉक, डीसी कार्डियो वर्जन, ठीक है, देते हैं अपने को, ठीक है। नहीं, पीएसवीटी रहता है। अगर मान लीजिए पीएसवीटी में क्या क्या बताए थे हम अपने को, 3 बात अगर आप मुख्यतः बोल पाएँ। सबसे पहला क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया है। पहले टैकीकार्डिया प्रूफ करेंगे, फिर देखेंगे आरआर इंटरवल को रेगुलर करेंगे, पी वेव को अपसेंट करेंगे, क्यूआरएस को
नॉर्मल रखेंगे तब आपका पीएसवीटी का डायग्नोसिस बनता है। और उसमें सबसे पहले अपने को क्या बोलते हैं, कैरोटिड मसाज, कैरोटिड मसाज। और कैरोटिड मसाज भी नहीं दे पाएंगे तो फिर आईवी एडिनोसिन देते हैं। ठीक है, सिंपल। अनस्टेबल पेशेंट है, अगर टेकीकार्डिया के साथ ड्रग ऑफ चॉइस डीसी शॉक होगा, अगर पेशेंट स्टेबल रहेगा तो कार्डियक मसाज देते हैं। ठीक ना, अगर यही पेशेंट अगर स्टेबल पेशेंट रहता तो सबसे पहले कैरोटिड मसाज देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस में आईवी एडिनोसिन हो जाता। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, एज पर NCEP ATP3 विच इज नॉट इंक्लूडेड इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये क्वेश्चन पीएसएम की तरफ से भी अप्रोच करता है, पैथो की तरफ से भी अप्रोच करेगा जी। ठीक है, और इसमें पूछेगा मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया लिया जाता है क्या? आंसर है यस, लिया जाता है। हाई एलडीएल लिया जाता है क्या? नहीं, नहीं लिया जाता। यही तो आंसर है, नहीं लिया जाता है। सेंट्रल ओबेसिटी और हाइपरटेंशन लिए जाते हैं, जिसको हम लोग आप पढ़े होंगे कि ट्रैकिंग मेथड से इसको हम आगे जाके ट्रैक करते हैं। ठीक ना, यस। इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम मोस्ट कॉमन जो होते हैं सेंट्रल ओबेसिटी होते हैं, हाइपरटेंशन होते हैं, हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया होता है, लो एचडीएल होते हैं। एलडीएल पे कोई बात नहीं होता है, एचडीएल की कमी पे बात करेंगे हम, एचडीएल बढ़ने से नहीं होता है। ठीक है, लो एलडीएल हो गया। ठीक है, एंड 5 नंबर क्या होता है, डायबिटीज मिलाइटस और हाई ब्लड शुगर लेवल। एनी 3 इज प्रेजेंट, इट इज ए नोन केस ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ओके, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में अगर मैं पेंटागोन बना दूं आपके लिए और मैं पूछूं कि सबसे पहले आप इसको क्या रखना चाहेंगे, मोस्ट कॉमन क्या होता है, पेट निकला हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल ओबेसिटी। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि सेंट्रल ओबेसिटी हो गया। अच्छा, दूसरा मैं क्या रख दूं, हाइपरटेंशन, जैसा कि आपने बताया। तीसरा मैं क्या रख दूं, ट्राइग्लिसराइड लेवल को आपने बढ़ा देना है, ट्राइग्लिसराइड लेवल को मैं बढ़ा देता हूँ और एचडीएल को मैं कम कर देता हूँ, एचडीएल को कम कर देता हूँ। यहाँ पे एलडीएल नहीं होता। क्या मैं बोल रहा हूँ कि एलडीएल का कोई लेना देना नहीं है बढ़ना घटना से। ठीक है, और इसमें से अपने को कितने चाहिए टोटल, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए। ठीक है, 1 यहाँ पे एक छूट गया जी। दूसरे नंबर में क्या रखेंगे, सॉरी, ये हाइपरटेंशन हो गया, यहाँ पे हाइपरटेंशन रख लें। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा दें। ठीक है, एलडीए एचडीएल को कम कर दें। ठीक है, और डायबिटीज़ मिलाइटस कर दें, या नहीं तो बीपी को बढ़ा दें। ठीक है, बीपी और डायबिटीज़ मिलाइटस होना। ठीक है, सॉरी क्या बोल रहे हैं, डायबिटीज़ मिलाइटस नहीं, ग्लूकोज बढ़ा देना, क्या क्या बोले जा रहे हैं, इधर आ जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपरटेंशन क्या क्या मैं बोल दिया यहाँ पे, एक बार फिर से देख लेते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में अपने को 5 चीज़ देखना है, या तो सेंट्रल ओबेसिटी होगा, या तो हाइपरटेंशन होगा, डायबिटीज मिलाइटस, या ग्लूकोज बढ़ा हुआ, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ, एचडीएल का कमा हुआ, एलडीएल का बढ़ा हुआ नहीं मायने होता है इसमें। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। 21 में क्या बोल रहा है कि यंग मेल आया मेरे पास मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के बाद। ठीक है, इंजरी हो गया है, इसको आइलियम और जेजुनम में होना ही था। देयरफॉर द इंटायर आइलियम और जेजुनम वाज रिसेक्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द पेशेंट सफ़र फ्रॉम। अब बताइए कि इसका विटामिन 2 कहाँ एब्जॉर्ब होगा जी, विटामिन 2 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, आइलियम में होता है कि नहीं? अब तो होगा नहीं, तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन का कोई लेना देना नहीं है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं, कटने से। और मान लीजिए कि वाटर का जो होता है एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो लिक्विड वॉशरूम होगा, तो कॉन्स्टिपेशन तो ऐसे ही कट गया। गैस्ट्रिक अल्सर क्यों, गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब होता है ज़्यादा एसिड का प्रोडक्शन, या यूँ बोले कि पैनक्रियाज उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो NSAID का कुछ तो ऐसा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, GI ब्लीडिंग के तौर पे अगर होगा तो GI ब्लीडिंग के अपर मोस्ट कॉमन GI ब्लीडिंग अल्कोहल वगैरह और उधर वेरिसेस वगैरह सोचते हैं, ऐसा तो है नहीं कुछ। ठीक है, तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ एब्जॉर्प्शन यानी कि माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम से ये क्वेश्चन है। इंटायर आइलियम मीन्स द डिस्टल इंटेस्टाइन, फ्रॉम डिस्टल इंटेस्टाइन विटामिन B12 is absorbed while deficiency also which can cause gallstone। ठीक है, वाइल की भी डिफिशियंसी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि वाइल भी तो एब्जॉर्ब वहीं से होता है ना, तो ये जो है ना गॉल स्टोन बना देगा। सो द पेशेंट विल सफ़र फ्रॉम विटामिन B12 डिफिशियंसी से ग्रसित है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी से और पहले क्वेश्चन आया था, अगर याद होगा थोड़ा सा, कहाँ विटामिन B12 की डिफिशियंसी से क्या थे, याद हो? विटामिन B12 की डिफिशियंसी से वाटर हैमर पल्स है। ठीक है, अभी इन दोनों क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ जी। ठीक है, लिंक कर दूंगा तो आपको बाद में रिवीजन में मदद मिल जाएगा। ठीक है, यही तो मेरा पूरा सोच है कि आपको मदद मिले। ठीक है, विटामिन B12 की कमी के कारण क्या होता है, मैंने जेजुनम और आइलियम के कटने से क्या होता है, इस पेशेंट को माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में विटामिन B12 के माल एब्जॉर्प्शन दिखे जाएंगे। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मिलाइटस है।
ओके, हाइपोथायरॉयडिज्म है, बॉडी ठंडा पड़ रहा है, पासिंग वाटरी स्टूल, ठीक है, नॉट गेनिंग वेट, ओके, व्हाट इज द फर्दर डायग्नोस्टिक, आप क्या करवाएंगे, ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं क्या हो सकता है इसमें। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखिए अप्रोच कैसे कर रहे हैं। डायबिटीज मिलाइटिस है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, अब वाटरी डायरिया वाटरी स्टूल लेकर के आ रहा है और नॉट गेनिंग द वेट, है कि नहीं। इस नॉट गेनिंग द वेट का मतलब हो रहा है कहीं ना कहीं इसको किसी न किसी तरह का माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, ठीक है। अब इसमें आपने को कैसे सोचना है कि क्या बीमारियां हो सकती हैं। डायबिटीज़ मिलाइटस है कि नहीं और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों का जो होता है ओरिजिन हो सकता है ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ सबको पता है कि नहीं, हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में, डायबिटीज मिलाइटिस के केसेस में होता है। एक और ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं क्या, सीलियक डिजीज़, सबको पता है सीलियक डिजीज़ होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ ही तो होता है ये, ठीक है। और इसमें बेसिकली यही होता है कि डायबिटीज़ मिलाइटिस जैसे, हाइपोथायरॉयडिज्म जैसे और फिर वाटरी डायरिया होने लगता है, ठीक है। तो उसके लिए अपने को एंटी टीटीजी टेस्ट करते हैं, ट्रांसग्लूटामिनेज, ठीक है, एंटी ग्लाइडेन एंटीबॉडी मिलता है। यस, यही तो सही आंसर है। थायराइड फंक्शन टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को पहले ही पता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो ये करने का कोई मतलब नहीं है। स्टूल माइक्रोस्कोपी हम लोग कब करते हैं, स्टूल जब अपने को कोई इन्फेक्शन देखना हो। 72 आवर फीकल फैट कब देखते हैं, जब अपने को स्टेटोरिया देखना हो, है कि नहीं, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की तरफ जाएंगे तब। तो मेरा आंसर क्या होगा, एंटी ग्लाइडियन एंटीबॉडी होगा। पेशेंट एक डायबिटीज़ मिलाइटिस और हाइपोथायरॉयडिज्म का क्वेश्चन है और डायरिया भी कर रहा है, यानी कि अगर मैं एक ऐसे ले लूँ DM प्लस डायरिया प्लस हाइपोथायरॉयडिज्म, तो एक तरफ से अपने दिमाग में एक बार सोच लीजिएगा क्या, सीलियक, ठीक है। इट कैन बी ऑटोइम्यून डिजीज सच एज सीलियक एज प्रूफ फॉर द डायग्नोसिस वी गिव एंटी टीटीजी टेस्ट स्कूल माइक्रोस्कोपी इन्फेक्शन के लिए करते हैं, 72 घंटा स्टेटोरिया के लिए करते हैं, ठीक है। टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फ्लामेशन एंड फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ द फंक्शनल डिसऑर्डर, मतलब एक तो सूजन है जिसके कारण काम नहीं कर रहा, दूसरा कि ये सूजन के बिना फंक्शन नहीं कर रहा है बॉबल, इसके लिए अपने को क्या काम करता है। यस, आंसर इज फीकल कैल प्रोटेक्टिन जो होते हैं वो अपने को डिफरेंशिएट करने में मदद करेगा। यहाँ अगर बॉवल में इन्फ्लामेशन है, मान लीजिए, ठीक है, तो ये कैसे करके आता है, या तो ये आएगा ब्लड इन स्टूल लेकर के कि सर मेरे स्टूल में थोड़ा थोड़ा ब्लड आता है, तब हम यहाँ से पकड़ लेंगे, या नहीं तो सेरम लेवल आप अगर देखेंगे फीकल कैलप्रोटेक्टिन का, या नहीं तो एक और वर्ड होते हैं फीकल लैक्टोफेरिन का, ये सब का लेवल देखिएगा तो आपको बढ़े हुए मिलेंगे। और ये सब का बढ़ा हुआ लेवल अपने को क्या बता रहा है कि इन्फ्लामेशन सूजन है, ठीक है। इन सब का बढ़ा हुआ लेवल अपने को इन्फ्लामेशन के बारे में बताता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूल ऑकल्ट ब्लड, ये तो ऑकल्ट मैंने छिपा हुआ क्यों है, क्योंकि बहुत ऊपर से आ रहा है, हो सकता है कि पेप्टिक अल्सर का डिजीज के कारण हो। फीकल इलास्टेज वगैरह जो होते हैं पैनक्रेटेटिक इनसफिशिएंसी में, सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह आगे पढ़ेंगे तो उसमें अपने को देखने को मिलता है, इसकी वैल्यू जो रहती है इलास्टेज की वैल्यू घट जाती है। 72 घंटा फीकल फैट, अभी हम लोग बताएं कि ये होता है क्या, स्टीटोरिया, और स्टीटोरिया जो होता है एक तरह के क्या होते हैं, नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जी, ठीक है। तो उस तरह से इन्फ्लामेशन असेस्ड बाय ब्लड इन द स्टूल, पहले बताया एक्सुडेटिव प्रोटीन्स के रूप में, ये सब जो है अपने एक्सुडेटिव प्रोटीन है, फीकल कैलप्रोटेक्टिन और फीकल लैक्टोफेरिन, ठीक है। सो फीकल कैलप्रोटीन लैक्टोफेरिन विल इंडिकेट इन्फ्लामेशन, स्टूल फॉर द ऑकल्ट ब्लड पेप्टिक अल्सर इवन विदाउट इन्फ्लामेशन। यस, ये बिना आप समझिए कि ऑकल्ट ब्लड आने लगेगा बिना इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन के। फीकल इलास्टेज जो रहता है पैनक्रेटिक इंसफिशिएंसी के कारण होता है, ठीक है, और 72 घंटा फीकल में जो ब्लड होते हैं स्टीटोरिया के कारण, जो कि नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहे हैं, पेशेंट है जो देखो नोन केस ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस अपने को आया है, ठीक है, ओके, बचपन में इसको कभी रोमेटिक फीवर हुआ होगा, वहीं से डेवलप किया ये सब। डेवलप इरेगुलर पल्स, ये तो हम लोग को सबको पता है, इरेगुलर पल्स सुनते ही दिमाग में अगर एक वर्ड नहीं क्लिक किया तो मार खाने वाली बात है। ट्रांसइसोफेजियल इकोग्राफी किया गया, डन, बट देयर वॉज नो थ्रोम्बस, कोई थ्रोम्बस नहीं मिले अपने को लेफ्ट एट्रिया में। व्हाट विल बी द डन टू प्रिवेंट द स्ट्रोक, अब इस स्ट्रोक को कैसे रोका जाए, आप समझिए। सबसे पहले आप देखिए कि मिट्रल स्टेनोसिस का पेशेंट है, ठीक है, इरेगुलर पल्स है, इसका मतलब है कि यहाँ डायग्नोसिस क्या बन गया, एट्रियल फिब्रिलेशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आएगा भाई, आप देखिए इरेगुलर पल्स, मैंने पहले बताया था, ठीक है, कि PSVT और एट्रियल फिब्रिलेशन में यही अंतर होता है
कि एक जो रहते हैं आर इंटरवल रेगुलर के साथ आते हैं, और ये एफ जो रहता है इरेगुलर पल्स यानी कि आर इंटरवल के साथ आते हैं। ट्रांसइसोफेजियल किया गया, कोई थ्रोम्बस अपने को लेफ्ट एट्रिया में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं निश्चिंत हो जाऊं क्या? नहीं, क्योंकि ये मिटल स्टेनोसिस का केस है। अगर यही इम्बोलाई ऊपर चला गया तो क्या क्या स्ट्रोक वगैरह कर देगा। तो ज़रूरी है कि मैं इस इम्बोलाई को क्या कर दूं, गला दूं। कैसे? ओरल एंटीकोगुलेंट यानी कि वारफेरिन वगैरह यूज़ करके, ठीक है। एस्पिरिन क्यों नहीं? एस्पिरिन या एस्पिरिन क्लोपिडोग्रिल वगैरह क्या होते हैं, एट्रियल थ्रोम्बस को गलाते हैं। एट्रियल थ्रोम्बस को गलाते हैं जी, एट्रियल थ्रोम्बस को गलाते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, कोई दिखा क्या एट्रियल थ्रोम्बस? नहीं दिखा। तो फिर अपने को क्या करना होगा, ओरल एंटीकोगुलेंट इन जनरल सबको गलाने वाला देना होगा, वारफेरिन देना होगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना। एंटीकोगुलेंट वगैरह फार्मा के लिए अगर मुझे कुछ लाइन बताने होंगे लास्ट मिनट रिवीजन के लिए तो एंटीकोगुलेंट जरूर पढ़ें, ठीक ना। एंटीकोगुलेंट और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जरूर पढ़ें, ठीक ना। और उसके इंडिकेशन जरूर पढ़ें, इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये LMR मैं लिखता रहूँगा लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन जो होता है, एट्रियल थ्रोम्बस विद वैल्वुलर हार्ट डिजीज इवन विद देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ अ स्ट्रोक। स्ट्रोक नहीं, लेकिन स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। स्ट्रोक हो सकता है ना, वही ना, अपेंडिजेस से ऊपर चला जाता है। देयर इज ऑलवेज ओरल एंटीकोगुलेंट अपने को देखना देना है, वारफेरिन, ठीक है। एस्पिरिन और एट्रियल थ्रोम्बस जो होते हैं, एस्पिरिन एट्रियल थ्रोम्बस के लिए होते हैं, एस्पिरिन प्लस क्लोपिडोग्रिल एट्रियल थ्रोम्बस के लिए होता है। एस्पिरिन A4A होगा, ठीक है, याद रखना है अपने को। अगला 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेशेंट प्रेजेंट विद फटीग एंड पैल्पिटेशन, थकान हो रही है उसे और पैल्पिटेशन हो रहा है। ही हैज प्रोमिनेंट ए वेव ऑन द JBP। ए वेव सुनते ही क्या समझ में आया, आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन, है ना, ठीक है भैया। एंड माइल्ड डायस्टोलिक मरमर, डायस्टोल में मरमर क्यों कर रहा है? डायस्टोल का मतलब क्या हुआ कि जब भर रहे थे, फीलिंग हो रहा था, तब ये डायस्टोल की तरफ से आ रहा था, ठीक है। अब आगे कर सोच के देखिए क्या आंसर हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से पकड़े, देखिए इसको पकड़ना कहाँ से है कि प्रोमिनेंट ए वेव ऑन द JBP। मैंने जैसे बताया कि प्रोमिनेंट ए वेव सुनते ही एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन बहुत हाई सोचिए, ठीक है। तो कैसे सोच पाएंगे आप सोचें, ऐसे सोचें, देखिए हम आपको सोचने के लिए सिखाते हैं, आप खुद एक बार खुद महाराज बन जाएंगे इसके। यहाँ से सोचें, देखिए मान लीजिए कि सिर्फ मैं इधर भी ये कैविटी है, ठीक है, ये हार्ट है, मान लीजिए हार्ट की इस कैविटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ राइट साइडेड की बात कर रहा हूँ। राइट साइडेड में अपने को ये एक वेल्व हो गया, इस वेल्व का नाम क्या होगा, ट्राइकास्पिड वेल्व, इसका नाम मिट्रल वेल्व होता है, सबको पता है, ठीक है। अब देखिए कि राइट एट्रियम को बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ रहा, तब ब्लड पुश हो रहा है। इसका मतलब क्या सोच सकते हैं हम कि ये स्टेनोज्ड हो गया हो, पहला तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि स्टेनोज्ड हो गया हो, और या नहीं तो दूसरा अगर नॉर्मल रहेगा तो इधर प्रेशर बहुत हो, जिसके बहुत अगेंस्ट द प्रेशर ग्रेडियंट काम करना पड़ रहा हो। यानी कि अगर मुझे ए वेव इनलार्जमेंट की बात करनी है, ए वेव कहाँ कहाँ मिलेगा, इनलार्ज JBP पे ए इनलार्ज अगर मिलना है तो दो कंडीशन तो मेरे दिमाग में तुरंत आ रहा है। एक हो रहा है क्या, ट्राइकास्पिड का स्टेनोसिस, और दूसरा आ रहा है कि राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ जाने के कारण। कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। क्या इसमें से कोई आंसर है, एक बार सोच के देखते हैं। मिट्रल स्टेनोसिस नहीं है, ट्राइकास्पिड, यस यही तो आंसर है, ट्राइकास्पिड स्टेनोसिस, एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं, समझ में आ गया। अच्छा, अब और अगर आगे मेरे से कारण पूछेंगे कि राइट वेंट्रिकल में प्रेशर क्यों बढ़ जाता है सर, तो आप ही सोचे ना कि अगर अंदर से राइट वेंट्रिकुलर का हाइपरट्रॉफी हो गया है तो नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। किसमें, पल्मोनरी स्टेनोसिस के केस में, पल्मोनरी स्टेनोसिस के केस में या पल्मोनरी हाइपरटेंशन के केस में ये बढ़ जाता है जी, है कि नहीं। दूसरा और कैसे बढ़ जाता है, एबनॉर्मल ब्लड वहीं, मैंने ब्लड यहीं जा ही नहीं रहा, क्यों नहीं जा रहा सर, क्योंकि राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया सर, RVF में। तीसरा कि बाहर से इस पर कोई प्रेशर लगा रहा, तब इसका प्रेशर, मैंने तब कब हो जाएगा, RV कंप्रेशन। RV कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, टेम्पोनाट के केस में, या ब्लीडिंग वगैरह सामने से हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। JBP में ए अगर बढ़ी रही, देखिए हम इसके साथ साथ टॉपिक भी क्लियर करते चले जा रहे हैं। JBP में ए वेव बढ़ के मिलेगा तो या तो यहाँ नैरोइंग है, जिसका ये आंसर हो जाता है, सबको पता है, ट्राइकास्पिड स्टेनोसिस। लेकिन दूसरा क्या है कि राइट वेंट्रिकुलर पे प्रेशर बढ़ने पे, जो कि राइट वेंट्रिकुलर के हाइपरट्रोपी होने के कारण, जो कि पल्मोनरी स्टेनोसिस और हाइपरटेंशन में बढ़ते हैं। दूसरा कि एबनॉर्मल इंक्रीज इन द ब्लड इन दैट कैविटी ड्यू टू इनसफिशिएंट पंपिंग और फेलियर, ठीक है। राइट वेंट्रिकुलर का कंप्रेशन हो रहा है बाहर से, टेम्पोनाट, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, ये बाहर से दम लग रहा है, ये अंदर से स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन टाइप हो गया, और ये तो हो गया सुस्त, काम ही नहीं कर रहा है टाइप, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अगर मैं इसे पूरे को गोल घुमा करके, ठीक है,
और एक डब्बे में लिख दूँ, ठीक है। तो ये हो गया और इसमें छोटा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ गया। चलिए आगे आ जाना है। आंसर क्या हो गया? अब देखिए मिट्रल स्टेनोसिस में क्या क्या मिलता है। मिट्रल स्टेनोसिस में माइल्ड डायस्टोलिक मर्मर के साथ एट एपेक्स पे लेके आते हैं, ठीक है। मिट्रल स्टेनोसिस हो गया तो ऊपर पुलिंग के जैसे इसमें डिस्निया वगैरह आएगा लेकर के, ठीक है। ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस जब आएगा तो माइल्ड डायस्टोलिक मर्मर एट लेफ्ट लोअर पैरास्टर्नल एरिया में, ठीक है, और स्वेलिंग मिलेंगे अपने को, ठीक है। मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड रिजर्जिटेशन वगैरह अगर होगा, ठीक है ना, रिजर्जिटेशन वगैरह में मिट्रल और ट्राइकस्पिड इसमें पैनसिस्टोलिक मर्मर बाय डिफॉल्ट मिलता है, ठीक ना। सो अपने को वी हैव टू मार्क ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस बिकॉज मोस्ट कॉमन सिम्टम्स नॉट गिवन फॉर एमएस। एमएस का तो दिया हुआ नहीं, एमएस का सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम अगर हमको बोलना होगा तो डिस्निया मैं बोलूँगा, ठीक है। और दूसरा वर्ड क्या था जी? माइल्ड डायस्टोलिक मर्मर। माइल्ड डायस्टोलिक मर्मर जो होते हैं एट लेफ्ट लोअर पैरास्टर्नल एरिया में मिल रहा है, तो ये ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस की तरफ जा रहा है। चलूँ मैं आगे, इजी क्वेश्चन, ठीक है, चले, ठीक है। पेशेंट्स क्या है? पेशेंट विथ रिकरेंट सब स्टर्नल डिस्कम्फर्ट एंड पेन, ठीक है। एंजाइना की तरफ मेरा दिमाग जाना चालू हो गया। पेन रिलीव्ड ऑन गिविंग सबलिंगुअल नाइट्रेट देने पे 2 बार में ठीक हो गया। ये नून केस ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, ऑन मेडिकेशन एस्पिरिन, मेटोप्रोलोल, स्टेटिन एंड मेटफॉर्मिन सब ले रहा है। ईसीजी में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी दिख रहा है। फ्लैट टी वेव्स, टी वेव फ्लैट है मतलब एसटी एलिवेशन तरफ नहीं है। ट्रोपोनिन टी भी अपने को नॉर्मल है। अपने को क्या करना चाहिए ये बताइए। तो डायग्नोसिस मैंने बताया जैसा कि एंजाइना बन चुका है, एंजाइना ही है। अच्छा ये आप देख पा रहे हैं कि नहीं कि फ्लैट टी वेव्स क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि एक तरह का ये अनस्टेबल एंजाइना की तरफ जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, अनस्टेबल एंजाइना मेरा रहने दीजिए। नाइट्रोग्लिसरीन फिर से दे दूँ? नहीं, मैंने पहले दे चुका, आप क्यों दूंगा मैं, है ना। मेटोप्रोलोल ऐड कर दूँ? इंक्रीज नहीं, एडेड है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोपिडोग्रिल वगैरह देके क्या करोगे? एस्पिरिन का भाई दिया हुआ है ही, तो कुछ देने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो देना चाहिए उसमें आपने सब चीज़ सही दिया है। नाइट्रोग्लिसरीन दिया ही है, एस्पिरिन सही दिया ही है कि नहीं, मेटोप्रोलोल दिया ही है। चौथा चीज़ जो मिसिंग है आपको कि जो शावर ऑफ इम्बोलाई है उसको गला दीजिए विद द हेल्प ऑफ हेपेरिन या एनोक्सापेरिन जो बोलते हैं, ठीक ना। बेसिकली अपने को शावर ऑफ जो इम्बोलाई है उसको गला देना है कि नहीं। चलिए, गिवन क्लासिकल जो सिनारियो है सजेस्टिव ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, याद रखें कि ये लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में जाएगा जी, ठीक है। यानी कि इसको आप डीवीटी वाले में रख सकते हैं। डीवीटी में रखेंगे, क्या रखेंगे इसको कि अपने को ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज अनस्टेबल स्टेबल सबको मैनेज करने आना चाहिए। ईसीजी शोइंग फ्लैट टी वेव्स का मतलब क्या हो गया? टी वेव में कोई हलचल नहीं है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गया। फेवर द डायग्नोसिस ऑफ नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एक्यूट कोरोनरी है। मैंने बताया है कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं है, तो नॉन एसटी में आ गया ये। इंजेक्शन एनोक्सापेरिन देना पड़ेगा बेस्ट, क्योंकि वो अपने को शावर ऑफ इम्बोलाई को गला देगा, ठीक है। एक पेशेंट आया, डेवलप सडन चेस्ट पेन, ओके, टीयरिंग एंड रेडिएटिंग टू बैक। पीछे क्यों जा रहा है? ये लो बीपी, बीपी लो है। जब बीपी लो है इनका मतलब क्या हो गया? डायग्नोसिस क्या हो गया? अनस्टेबल। ये पेशेंट तो पहले तो अनस्टेबल है, ठीक है। और जब भी रेडिएटिंग टू बैक हो या बोलेगा पेन गो इनटू इंटर स्कैपुलर एरिया, ठीक है, तो अपने को डायग्नोसिस क्या बना लेना है? एरोटिक डिसेक्शन का डायग्नोसिस बन चुका है। अब आप बताइए कि इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएं? इन्वेस्टिगेशन करवाना है, मेरे पास 2 ऑप्शन दिया हुआ है, और भी ऑप्शन होना चाहिए था। चलिए और ऑप्शन के रूप में मैं एक ऐड कर देता हूँ, एक्सरे ऐड कर देता हूँ या ईसीजी ऐड कर देता हूँ। चलिए, क्या ही फ़र्क पड़ गया? बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ गया क्या? नहीं फ़र्क पड़ गया। इन्वेस्टिगेशन करने से क्या पता चलेगा? ये एरोटिक डिसेक्शन का केस हो गया। और इसमें अपने को देखना है कि पेशेंट अनस्टेबल है कि स्टेबल। अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो ट्रांस इसोफेजियल इको जो होते हैं वो करेंगे हम, है कि नहीं। सीटी के लिए तो बहुत मेहनत है। सीटी के लिए पहले तो केएफटी रिपोर्ट लेके जाना पड़ेगा, है कि नहीं, ठीक ना। और बहुत सारी चीज़ें पेशेंट को शिफ्ट करो, दिस करो, दैट करो, इसमें आधा घंटा चला जाएगा आपको, ठीक है। तो सीटी कभी भी नहीं करते हैं अनस्टेबल पेशेंट में। ट्रांस ईसोफेजियल से जाके इकोकार्डियोग्राफी करेंगे और हम देख लेंगे कि क्या क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, कितना है। पेशेंट इज टीयरिंग नेचर, रेडिएटिंग टू बैक। रेडिएटिंग टू बैक सुनते हैं तो तीनों दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। पेनक्रेटाइटिस सोचना है आपको, है कि नहीं। शोल्डर टिप, दिस दैट कुछ ऐसा सोचेंगे। एरोटिक डिसेक्शन सोचेंगे, ठीक ना। एंड फॉर अनस्टेबल पेशेंट वी हैव टू डू टीईई। एंड फॉर अ स्टेबल पेशेंट अपने को एंजियोग्राफी करते हैं, सबको पता है। सीटी एंजियोग्राफी करते हैं कब? जब पेशेंट स्टेबल रहता है तब। ये मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इजी क्वेश्चन था। ए पेशेंट प्रेजेंट विद चेस्ट पेन, ईसीजी शोड एसटी
चेंजेस दिख रहा है। व्हाट इज़ द बेस्ट डायग्नोस्टिक स्टेप इमरजेंसी सिनेरियो में अभी अपने को क्या करना चाहिए? ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए कि चेस्ट पेन का कभी भी कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहला हम डायग्नोस्टिक क्या करवाते हैं? ईसीजी करवाते हैं। ईसीजी मेरा हुआ हुआ, ईसीजी इसका हुआ हुआ, पहला नंबर। दूसरा नंबर, ईसीजी में अपने को कुछ भी बढ़ के मिल गया, नहीं बढ़ के मिल गया, उसके बाद मैं क्या करूँगा? पहले पिछले क्वेश्चन में भी देखा होगा आपने, क्या बता रहा था कि यस हिज ट्रोपोनिन वॉज नॉर्मल। अगला अपने को कार्डियक मार्कर करके देख लेना है कि ये एंजाइना का पेशेंट है कि नहीं, इन्फॉक्शन है कि नहीं। कार्डियक मार्कर से हम लोग को पता चल जाएगा, अगर नॉर्मल हो गया तो इन्फॉक्शन नहीं है, एंजाइना की तरफ चले जाएंगे। फिर एंजाइना को ट्रीट करने के लिए अपना वही सब जो पहले था क्या क्या देते थे, देखिए ध्यान से, पहले में क्या देते थे यहाँ पे, यस नाइट्रोग्लिसरीन इंसबिनिंगल टैबलेट देंगे, एस्पिरिन क्लोपिडोग्रिल चला देंगे, मेटफॉर्मिन चला देंगे, और इसके बाद भी अगर सब चीज़ चलता रहेगा है कि नहीं, इनोक्सापैरिन अपने को चला करके, हेपैरिन चला करके जो शावर इमोबिलाई है उसको गला देंगे, है कि नहीं, ये सब चलता था। तो यहाँ से यही पता चला हम लोग को, है कि नहीं, कि वेदर चेस्ट पेन अगर हो, पहला टेस्ट तो अपने को ईसीजी करना है दोस्त। ईसीजी इज ऑलरेडी डन टू द नेक्स्ट टेस्ट। अगला अपने को करना है क्या कि कार्डियक मार्कर। कार्डियक मार्कर अपने को बताएगा क्या कि एंजाइना के इन्फाक्ट है, इसलिए कार्डियक मार्कर करवाते हैं। पेशेंट विद डायरिया, एक पेशेंट है डायरिया के साथ डर्मेटाइटिस डिमेंशिया, बताने की जरूरत नहीं है, ये बायोकेमिस्ट्री से लिंक्ड क्वेश्चन है। क्या होता है? नियासिन। नियासिन का मतलब क्या होता है? जिसमें कि पैलेग्रा होता था, ठीक है, सबको पता है। डायरिया डिमेंशिया है ना, डायरिया डर्मेटाइटिस डिमेंशिया, वही डर्मेटाइटिस वाला फीचर ऑफ पैलेग्रा काउज बाय द नियासिन, है कि नहीं। खत्म करने आगे चलते हैं। एक हाइपरटेंसिव फीमेल आई है जो कि प्रेग्नेंट हो गई जी। विच ड्रग टू बी चेंज्ड? एस इनहिबिटर को चेंज करना होगा, सीसीबी को चेंज करना होगा, लेबेटलोल को रहने दे सकते हैं, इसको तो एकदम चेंज करना होगा जी। एस इनहिबिटर जो अगर नहीं दे सकते हैं, इसको ऑप्स के नॉलेज से भी बना दे सकते हैं, ठीक है। एस इनहिबिटर्स आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेशन इन प्रेगनेंसी, वाइल सीसीबी कैन बी गिवन। याद होगा हम लोग कहीं कहीं सीसीबी देते थे, ठीक है। सीसीबी एक दो जगह यूज किया हुआ है, ऑब्सगाइनी में, निफेडिपिन में, अगर आपको थोड़ा सा याद भी होगा तो सिंगल डोज के रूप में। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सुने होंगे कि एस ब्लॉकर दिया गया, एस इनहिबिटर दिया गया, नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ, ठीक है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या हो गए? कॉन्ट्राइंडिकेशन के रूप में एस इनहिबिटर नहीं दे सकते हैं, जबकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर परमिसिबल है। लेबेटोलॉल तो भाई सबको पता है, आईवी लेबेटोलॉल ही देते तो थे, है कि नहीं। और अल्फा मिथाइल डोपा भी यूज किया जा सकता है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए 30 क्वेश्चन। मैं जो 152 क्वेश्चन है उसको मैं 5 सीरीज में ले आता रहूँगा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। 5 घंटे का वीडियो डालने में हालत ख़राब हो जाएगा, इसीलिए घंटा 2 घंटा का, 1.5 घंटा का वीडियो 30 क्वेश्चन तक यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग फिर 30 से चालू करेंगे। थैंक यू सो मच।